कहानी एरल की है, जो कि एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर एक सर्टेन एज होने के बाद सबको अपना क्लास मिलता है, लेकिन एरल की जब बारी आती है उसे कोई भी क्लास नहीं मिलता, वो क्लासलेस होता है। हालांकि किसी को भी ये पता नहीं था कि एरल के पास भले ही कोई क्लास नहीं था, पर इसकी वजह से ही उसके ग्रोथ की कोई भी लिमिट नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमें एरल को अपने फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जहाँ सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि एरल को कौन सा क्लास मिलेगा। एरल की बड़ी बहन एस्टेरी कहती है कि एरल को अमेजिंग क्लास मिलेगा। आगे हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में क्लास कुछ ऐसा है जो कि गॉड इस सबको 10 साल की एज होने के बाद ब्लेस करती है। क्लास को हासिल करने के लिए पहले ब्लेसिंग रिचुअल को करना पड़ता है, फिर क्लास मिलने के बाद यूजर अपने क्लास के हिसाब से अपनी स्किल को एक्वायर कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि जिनकी भी 10 साल उम्र हो गई होती है वो यहाँ पर ब्लेसिंग रिचुअल करने के लिए आगे होते हैं। यकीनन एरल भी यहाँ पर आया होता है। प्रिस्ट कहते हैं कि चलो अब हम ब्लेसिंग रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लड़का आता है। प्रिस्ट इस लड़के पे ब्लेसिंग रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं और लड़के को बताते हैं कि उसे ब्लैक स्मिथ क्लास मिला है। लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके डैड भी एक ब्लैक स्मिथ थे। आगे काफी सारे लड़कों का रिचुअल हो जाता है और फाइनली एरल की बारी आती है। एरल के बारे में यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हमें पता चलता है कि एरल के मॉम डैड के पास ऑलरेडी काफी पावरफुल क्लासेस है। एरल के मॉम जिनका नाम फराह है उसे सॉर्ड प्रिंसेस से जाना जाता है और उसके डैड जिनका नाम लियोन है उनको द आर्कमिज लियोन नाम से जाना जाता है। इसलिए सबको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि एरल को कौन सा क्लास मिलेगा। प्रीस्ट यहाँ पर एरल की ब्लेसिंग रिचुअल स्टार्ट करते हैं। वो एरल को बताती है कि अपनी आंखें बंद करो, गॉडेस तुम्हें दिखाएगी कि उसका क्लास क्या है। एरल अपनी आंखें बंद कर देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो प्रीस्ट को यह बात बता देता है। प्रीस्ट कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी प्रीस्ट थोड़े से हैरान से हो जाते हैं। वो बताते हैं कि एरल को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला है, यानी वो एक क्लासलेस है। ये सुनने के बाद यहाँ की सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एस्टेर कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारे एरल के मॉम डैड और मेनली एस्टेर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि एरल को अपना क्लास मिलेगा, लेकिन उनके अरमानों पर सारा पानी फिर जाता है। हालांकि यहाँ पर एरल को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो क्लासलेस है, वो तो एकदम चिल था। आगे घर आने के बाद हम देखते हैं कि एरल अपनी रोज की सॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। एरल की मॉम डैड को लग रहा था कि एरल को कोई क्लास नहीं मिला है, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी और गुस्सा होगा। उसकी मामू से कहते हैं कि वो चिंता ना करें, भले ही वो रिटायर हो गए हैं पर अभी भी वो काम कर लेंगे ताकि एरल को फोर्सफुली जॉब ढूंढने का कष्ट न करना पड़े। एरल के डैड तो उसे कहते हैं कि क्लासलेस होने के गम में एरल तुम अपनी खुद की जान मत ले लेना। एरल उसे कहता है कि ये सब कहना बंद कर दीजिए, वो अपने आप को खत्म करने के बारे में कभी भी नहीं सोचने वाला। एरल को और भी ज्यादा इरिटेट करने के लिए यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। वो कहती है कि एरल तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है, तो तुम अपने गुस्से को छोड़ दो। एरल भाइयों से कहता है कि दीदी आप भी शुरू मत हो, मैं कोई भी गुस्सा नहीं हूँ। आगे हमें पता चलता है कि एरल बचपन से ही अपनी मॉम के साथ स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग करता आया है, इसलिए उसे यकीन है कि स्ट्रॉन्ग होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। एरल ने सोचा था कि अगर उसे स्वॉर्ड्समैन क्लास मिल जाता है तो वो स्वॉर्ड्स की स्किल को यूज कर लेता, लेकिन भले ही उसके पास क्लास नहीं है, लेकिन बचपन से ही जो उसने ट्रेनिंग की है उससे उसे पता है कि स्वॉर्ड को कैसे विल्ड करते हैं। हम देखते कि पास्ट में अपनी मॉम के साथ ट्रेनिंग करते वक्त एरल की काफी बैंड भी बजा करती थी क्योंकि उसकी मॉम हद से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर एरल सबसे कहता है कि हार्ड वर्क जो उसने बचपन से अभी तक किया है वह उसके काम जरूर आएगा, भले ही उसके पास कोई क्लास या स्किल नहीं है, लेकिन इससे उसे कोई भी दुख नहीं है। एरल का कॉन्फिडेंस देखने के बाद सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे एरल प्रैक्टिस फील्ड में आता है जहाँ पर वो देखता है कि 2 लड़के जिनको अभी स्वॉर्ड रिलेटेड वाली स्किल मिली है वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ एरल को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके पास तो कोई भी क्लास नहीं है। एरल उनसे कहता है कि वो भी यहाँ सबकी तरह प्रैक्टिस करने के लिए आया है। ये बंदा कहता है कि हम यहाँ पर कोई ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो ट्रेनिंग की कोई जरूरत भी नहीं है, हम स्वॉर्ड्समैन हैं, हम तो बस यहाँ पर हमारी स्किल को चेक करने के लिए आए हैं। दोनों बंदे अपना फिर से स्वॉर्ड चलाना स्टार्ट करते हैं। एरल हमें बताता है कि स्वॉर्ड्समैन सबसे पहले जो स्किल सीखता है वो एक बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप होती है। बस यही स्टार्टिंग वाली स्किल होने से ही वो उनको अच्छे खासे कैपेबल फाइटर बना देती है। एरल इन दोनों से कहता है कि क्या वो उससे फाइट करना चाहेंगे। ये सुन के बंदा हंसने लगता है कि भाई एरल जैसे क्लासलेस का उनके सामने कोई भी चांस नहीं है। एरल कहता है कि उसे लगता है कि वो उनको अच्छी खासी टक्कर देगा। एरल का कॉन्फिडेंस देखने के बाद इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है वो उससे फाइट करेगा। बंदा एरल से पूछता है कि एरल क्लासलेस है पर उसके पास उसका डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। एरल कहता है कि हाँ उसके पास है। हमें बताया जाता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन ये भी एक ऐसी दूसरी चीज है जो कि गॉडेस से ब्लेसिंग से मिलती है। ये ब्लेसिंग क्लासेस की तरह नहीं है, ये वाली ब्लेसिंग जन्म से ही सबको मिलती है। डिवाइन प्रोटेक्शन ये एक बॉडी के अराउंड एक ट्रांसपेरेंट शील्ड की तरह होता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही डैमेज को एब्जॉर्ब भी करता है। हालांकि बहुत सारी हिट लगाने के बाद इसे तोड़ा जा सकता है। इसके तुरंत टूटने के बाद यूजर को थोड़ा सा पेन हो जाता है। चलो अभी तुम्हारे पास डिवाइन प्रोटेक्शन है तो मैं बिना होल्ड बैक किए तुमसे फाइट करूंगा। हाँ तुम भी सेम चीज के लिए
लिए तैयार रहना। हाँ, मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम क्लासलेस लूजर कहीं के। बंदा एरियल पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन एरियल बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसकी ही स्वॉर्ड को नीचे कर देता है। ये देखने के बाद बंदा थोड़ा सा हैरान हो गया था। हालांकि वो तुरंत एरियल पे दूसरा अटैक कर देता है, जिससे एरियल डॉज कर लेता है। आगे बंदा अपनी पूरी जान लगा के एरियल पे वार करता है, पर बंदा देखता है कि वो अपनी पूरी जान लगा के भी एरियल का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। पीछे वाला बंदा इस बंदे से कह रहा होता है कि उसे जल्दी से निपटा देना। बंदा कहता है कि वो कोशिश कर रहा है पर कुछ हो नहीं रहा। आगे इनके बीच में और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एरियल को डाउन ही नहीं कर पा रहा। ये बंदा अपने दूसरे वाले बंदे को भी अटैक करने को कहता है। ये लड़का पीछे से एरियल पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन एरियल वहाँ से दूर हो जाता है। एरियल अपने मन में कहता है कि उसे चैलेंजेस पसंद है, उसके स्किल के लेवल के लोग ही उसे प्रैक्टिस पार्टनर बनने के काबिल है। एरियल यहाँ सोच में पड़ गया होता है कि क्या स्किल दूसरी एबिलिटीज जैसे टैक्टिक्स को इनहेंस वगैरह नहीं करती। एरियल इस बात को इसलिए सोच रहा था कि ये दोनों मिलके भी उसके सामने एक्चुअली कुछ है ही नहीं। एरियल इन पे अटैक करने के लिए जाता है। वो इतनी तेजी से आगे आता है कि दूसरे वाले बंदे को वो दिखता तक नहीं और एरियल उसे हिट कर देता है। बंदा नीचे गिर जाता है। दूसरे वाले बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साले मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अब तो तू गया काम से। लेकिन जैसे ही बंदा आगे बढ़ता है वो नीचे वाले बंदे से टकरा जाता है और आगे एरियल उसे भी एक हिट मार देता है, जिससे ये भी बंदा नीचे गिर जाता है। एरियल कहता है कि वो जीत गया। हालांकि ये दोनों कह रहे होते कि एरियल ने चीटिंग की, उसने उन पे तब अटैक किया जब उनका गार्ड डाउन था। एरियल कहता है कि क्या वो दूसरा राउंड करना चाहेंगे। बंदे हाँ कहते हैं, लेकिन तब यहाँ पर एक रेड हेयर वाला लड़का आता है और इनको रोकता है और आगे वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि बैटलफील्ड में एनिमी तुम्हारा ऐसा रोना धोना सुनेगा। एक ट्रू स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि उसे एक्ट कैसे करना है। तुमसे किसने पूछा बे, चल निकल यहाँ से। ओए रुक जा, वो रेड हेयर वाला स्वॉर्ड्समैन है, इसका नाम रेना है। रेना यहाँ पर एरियल के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड प्रिंसेस का बेटा है। एरियल हाँ कहता है, तुमने सही फाइट की, क्लासेस होने के बावजूद तुम ऐसे फाइट कर पाए, यकीनन अपनी मॉम से ही तुम्हें इनेट टैलेंट मिला है। हालांकि ये दोनों बस नमूने हैं, इनको हरा के अपने आप को बड़ा विक्टर मत समझो। हम देखते कि रेना एरियल को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि एरियल जैसे क्लासलेस को वो असली स्वॉर्ड्समैनशिप क्या होती है वो दिखाएगा। रेना के डैड का नाम इवान होता है। ये सुनने के बाद एरियल को याद आता है कि इवान उसकी मॉम से डीमन को हंट करने के लिए काफी बार हेल्प मांगने के लिए आया था। रेना बताता है कि उसके डैड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, स्वॉर्ड के वो मास्टर है। बहुत सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी विलेज में नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन उनको नहीं बल्कि एरियल की मॉम को माना जाता है। इस बात का रेना को काफी ज्यादा गुस्सा था। अच्छा तो तुम मेरी मॉम से गुस्सा हो और उसी वजह से अब तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। चुप रहो। वैसे क्या तुम मानते हो कि वो बेस्ट है? यकीनन मेरी मॉम विलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे रेना से हमें पता चलता है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स से टैलेंट इनहेरिट होता है। रेना यहाँ पर ये सोच के आया था कि एरियल को भी उसकी मॉम से टैलेंट मिला है, वो एरियल को हरा देगा और ये प्रूफ कर देगा कि उसके डैड नंबर 1 है। आगे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेना और एरियल दोनों ही एक दूसरे को सेम टक्कर दे रहे होते हैं। इनकी फाइट को देखने के बाद ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्या भाई सच में वो एरियल क्लासलेस है। एरियल को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि रेना उन दोनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि रेना अपने गुस्से की वजह से अपनी मूव्स को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा और एरियल इसका एडवांटेज ले सकता है। एरियल को मौका मिल जाता है, वो रेना पे स्ट्राइक मारने के लिए जाता है, लेकिन रेना ट्विन ब्लेड स्लैश स्किल से एरियल पे अटैक कर देता है। एरियल एक अटैक को तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन दूसरा अटैक उसे हिट हो जाता है। वो पीछे दीवार पे जाके पटक जाता है। रेना भी यहाँ पर हैरान था कि एरियल इतने क्लोज रेंज से उसके स्किल वाले अटैक को ब्लॉक कर पाया। हालांकि वो बस एक ही अटैक को ब्लॉक कर पाया, दूसरा तो उसे हिट हो ही गया। एरियल को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो रेना से पूछता है कि अभी उसने ये क्या किया, वो एक ही टाइम पे 2 अटैक कैसे कर पाया। रेना बताते कि वो ट्विन ब्लेड स्लैश एक अटैक स्किल थी जो कि एक ही स्विंग पे 2 स्लैश को छोड़ सकती है। एरियल जैसे क्लासलेस का इसका सामना करना नामुमकिन है। हालांकि एरियल कॉन्फिडेंस था कि वो इसे ब्लॉक करना सीख लेगा। खैर हम देखते कि एरियल यहाँ पर हार गया होता है। आगे हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह एस्टर यहाँ एरियल को जगाने के लिए आई थी। वो उसे कह रहे होते कि एरियल उठ जाओ, तुम्हारी प्यारी बहन तुम्हें जगाने के लिए आई है, पर एरियल उसे बस देख के फिर से सो जाता है। एस्टर हैरानी हो जाती है। खैर वो कहती है कि वो उसे एक मॉर्निंग किस दे के उठाएगी, लेकिन तभी एरियल उठ जाता है। क्या यार इतनी जल्दी मॉर्निंग भी हो गई, अपनी बड़ी बहन को कोई ऐसे टक्कर मारता है क्या। खैर आगे ये सब का ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है। एरियल आज अपनी स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा होता है। एस्टर को एरियल की थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से एरियल का क्लासेस आया है तब से वो बाहर और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगा है। हालांकि उसकी मॉम कहती है कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। एस्टर कुछ समझ नहीं पाती। हम देखते कि फराह एस्टर को एक बॉक्स सिखाती है जिसमें बहुत सारी डैमेज हुई सॉर्ड्स थी। एस्टर पूछती है कि ये इतनी सारी टूटी हुई सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है मॉम। मॉम बताती है कि ये सभी
वही प्रैक्टिस शॉट है जो एरल रोज यूज करता था। यह सुनने के बाद एस्टर काफी हैरान हो गई थी। यहाँ पर एरल जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते कि एरल ने यहाँ पर वो ट्विन वाला स्लैश सीख लिया था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एरल ने रेना से वो सारे हिट्स जानबूझ के लिए थे ताकि वो खुद इस टेक्निक को सीख पाए। तभी हम देखते कि एरल के पीछे यहाँ पर एक गॉब्लिन उस पे अटैक कर देता है, लेकिन एरल उसे ट्विन स्लैश टेक्निक से खत्म कर देता है। तभी एरल को जंगल के थोड़े अंदर से एक खतरनाक आवाज आती है। एरल समझ जाता है कि ये कोई बड़ा सा मॉन्स्टर है। उसे विलेज के गार्ड को इसके बारे में बताना होगा। जैसे एरल जा रहा होता है तभी उसी डायरेक्शन से उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। एरल रुक जाता है। विलेज में जाके हेल्प मांगने से टाइम लग जाएगा, इसलिए एरल खुद ही उधर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद एरल को देखने को मिलता है कि एक बड़े से गॉब्लिन से रेना घायल हो चुका है। एरल यहाँ पर इस बड़े से गॉब्लिन को देख के काफी हैरान था क्योंकि ये इस एरिया में कभी आते नहीं। तभी एरल को स्वॉर्ड की प्रैक्टिस बोर्ड भी दिखता है। वो समझ जाता है कि उसी की तरह ही रेना भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आता है। रेना ने यहाँ पर 2 स्मॉल गॉब्लिन्स को भी खत्म कर दिया था, लेकिन अब ये बड़ा वाला गॉब्लिन उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। एरल यहाँ बड़े से गॉब्लिन को प्लानिंग करके खत्म करने का सोचता है। गॉब्लिन यहाँ रेना के करीब आ रहा होता है। रेना मन में कह रहा होता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, वो तो हिल तक नहीं पा रहा। गॉब्लिन अटैक कर देता है, लेकिन तभी एरल ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज करके इस गॉब्लिन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जैसे कि मैंने सोचा था, टाइम और फुटवर्क से अटैक करना ही बेहतर है। हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेना नीचे गिरने लगता है। एरल उसे पकड़ लेता है। तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन तो हट चुकी है, तुम्हें अपने होली वाटर से तुरंत रिकवर होना होगा। लेकिन हम देखते कि रेना का डिवाइन वाटर नीचे गिर गया होता है। खैर एरल उसे अपना डिवाइन होली वाटर दे देता है। रेना वाटर पी के रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद वो हैरानी से एरल से पूछता है कि अभी जो टेक्निक उसने यूज की थी वो क्या है। एरल बताता है कि वो ट्विन ब्लेड स्लैश था, लेकिन रेना इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो बताता है कि ट्विन ब्लेड स्लैश एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है और उसे यूज करने के लिए स्किल का होना जरूरी होता है। एरल बताता है कि हाँ, वो टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसे सीखा है। रेना को भाई एरल की बात कुछ समझ नहीं आती। एरल बताता है कि कोई भी एक परफेक्ट टाइम, इनफ स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ उस स्किल को यूज कर सकता है। उस स्किल की पावर मोमेंटम से आती है और एरल इन सब बातों को रेना की वजह से ही समझ पाया होता है। रेना पूछता है कि वो कैसे? एरल बताता है कि बैटल में रेना ने बार बार उस स्लैश टेक्निक का यूज किया था। क्लोजली उसे देख के एरल उस स्किल को सीख पाया। ये सुनने के बाद रेना भाई पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एरल ने ये किया। एरल बताता है कि इसे सीखने के लिए उसने काफी मेहनत की है, क्योंकि रेना के साथ जब भी कभी नेक्स्ट फाइट होगी वो उसमें हारना नहीं चाहता। रेना कहता है कि अगर यही एरल का गोल है तो वो अब यहाँ पर रीमैच कर सकते हैं। क्या तुम श्योर हो? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे होली वाटर भी दिया, कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वाह, तुम सरप्राइजिंगली अच्छे निकले। हाँ, सरप्राइजिंगली से तुम्हारा क्या मतलब है? आगे इन दोनों का रीमैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही ट्विन ब्लेड स्लैश से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा के वैनिश हो जाते हैं। रियान देख के काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक यह रियान को लग जाता है। रियान पूछता है कि आखिर ये क्या था? ये थर्ड स्लैश था। हाँ, पर अटैक तो 2 होने चाहिए ना, इसका नाम ट्विन स्लैश है, इसमें सिर्फ 2 ही स्लैश होने चाहिए। ये तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मेरा ट्विन स्लैश किसी स्किल पे आधारित नहीं है, तो उसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं अपने एबिलिटी से उसे जितने चाहे उतने में चेंज कर सकता हूँ। वैसे मैंने भी यहाँ पहली बार 3 स्लैश को किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तुमने अभी देखा ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्लासलेस होने के बावजूद ट्विन स्लैश को यूज करना, आखिर ये कैसे? अगर ये हो भी गया तो मेरा पॉइंट ये है कि क्लासलेस होने के बावजूद भी तुम्हारी टेक्निक स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकती है? ये टेक्निक एक रियल स्वॉर्ड्समैन से आती है, तो क्या तुम फिर से देखना चाहोगे कि कौन स्ट्रॉन्गर है? हाँ, मैं एग्जैक्टली यही चाहता हूँ। लगता नहीं, पर हार से मुझे भी बुरा लगता है, मतलब तुम भी मेरी तरह ही हो। रेना मन में कहता है कि ये टेक्निक मैंने अपने पापा से सीखी है। हो ही नहीं सकता कि एक क्लासलेस लूजर इस टेक्निक से मुझे हरा पाए। मैं इस नो क्लास लूजर को इस टेक्निक से हरा दूंगा। मुझे बस ध्यान लगा के देखना होगा, मुझे बस अपनी शॉट को उसकी शॉट से तेज चलाना होगा और साथ ही तीसरे स्लैश का भी ध्यान रखना होगा। दोनों फिर से अटैक करते हैं, लेकिन एरल का अटैक रेना के अटैक से तेज होता है। वो रेना के अटैक को चीर देता है। रेना अपने शॉट से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक उसे हिट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हम देखते कि रेना यहाँ पर हार जाता है। मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी है, इस बार तुम्हारी शॉट मेरे शॉट से तेज कैसी थी? इस बार भी तुम्हारा शुक्र है, तुम्हारी रिफाइंड ट्विन ब्लेड स्लैश को देख के मैंने अपनी स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया और उसे इम्प्रूव किया। यह सब सुनने के बाद रेना को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। खैर, हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर फराह लियोन को बता रही होती है कि इवान का लिटिल वन आज ब्रेशिया में जा रहा है। एरल समझ जाता है कि उसकी मॉम रेना की बात कर रही है। हमें पता चलता है कि रेना एरल से 1 साल बड़ा है। खैर, एरल अपनी मॉम से पूछता है कि ब्रेशिया में क्या है। उसकी मॉम बताती है कि उसे सिटी ऑफ सॉर्ड्स कहा जाता है। शादी से पहले उसकी मॉम उधर के एक गिल्ड में थी, वो वहाँ पर रोज प्रैक्टिस किया करती थी। यह सब सुनने के बाद अब्बा
भाई एरल को भी वहाँ पर जाने का मन हो रहा होता है। आगे हमें सीधा 5 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ एरल ब्रेशिया में जा रहा होता है। हम देखते हैं कि जिस कैरेज में वो जा रहा था वहाँ पर 2 और सॉर्ट्समैन भी थे जो कि ब्रेशिया में जा रहे थे। हालांकि ये सभी एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इनके सामने एक बड़ा ऑर्क का हॉर्ड आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ड्राइवर उनसे कहता है कि आप दोनों तो एडवांस क्लास के हैं ना, जाइए उन मॉन्स्टर का सामना कीजिए। इस कैरेज में एक वुमेन भी होती है जो कि अपने बेटे के साथ थी। यकीनन ये नॉर्मल वुमेन होती है। वो इस सॉर्ट्समैन से कह रही होती है कि वो इनको बचाए, लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा लेडी को दूर करके यहाँ से कायरो की तरह भाग जाता है। इसके बाद ये लड़की भी यहाँ से निकल रही होती है। वो कहती है कि दूसरों के लिए वो अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालेगी। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ड्राइवर वापस जाने का सोच रहा होता है, लेकिन तभी एरल आगे बढ़ता है। ड्राइवर उसे रोकता है। वो कहता है कि आगे खतरा है, लेकिन एरल नहीं रुकता। वो आगे और को खत्म करने लगता है। हम देखते कि एरल भाई बहुत ही तेजी से और को खत्म कर रहा होता है। ये देखने के बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेडी कहती है कि वो लड़का तो इतना फास्ट भाग रहा है जैसे कि वैनिश हो रहा हो। ड्राइवर बताता है कि ये ब्लैंक स्किल है, ये इम्प्रेसिव है, लेकिन अगर घेर लिया जाए तो एरल कुछ कर नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पर एरल को घेर भी लेते हैं। ड्राइवर सोचता होता है कि एरल अब क्या करेगा, लेकिन एरल गोल घूम के इन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। लड़का यहाँ पर कह रहा होता है कि वो तो डांस कर रहा है। ड्राइवर यहाँ पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। वो बताता है कि एरल जो अभी स्किल यूज कर रहा है वो ब्लेड डांस स्किल है, जो कि एक वुमेन वाली स्किल है। और इतना ही नहीं, बस सिर्फ सुप्रीम सॉर्ड प्रिंसेस ही इसका यूज कर सकती है। ये स्किल काउंटर करने के लिए यूज की जाती है। आगे बस ये बड़ा वाला ऑर्क रह गया होता है। वो एरल पे अटैक करता है, पर एरल जंप लगा के उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद वो ऑर्क के सिर में अपनी सॉर्ड को घुसा के उसे भी खत्म कर देता है। ये सभी यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। आगे एरल यहाँ ड्राइवर से कहता है कि रास्ता क्लियर हो चुका है, अब वो ब्रेशिया में आगे जा सकते हैं। उसे वहाँ पर जाके स्ट्रॉन्गर बनना है। ड्राइवर कहता है कि सर आप ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लड़का एरल से पूछता है कि बड़े भैया आपके पास से कौन सा क्लास है। एरल बताता है कि वो क्लास लेस है। ये सुनने के बाद ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरल ऐसे ही अपनी ट्विन ब्लेड टेक्निक का यूज कर दिया होता है। तब उसकी माम उसके साइड में ही थी। एरल की माम उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगा तुमने अभी ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज किया, शायद से मैं अभी नींद में हूँ। माम अभी मैंने उसी स्किल का यूज किया, लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ, लगता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा प्यारा एरल क्लासलेस है। फराहा भाई रोने ही लगती है। अरे मॉम कोई सपना नहीं है, मैं सच में ट्विन ब्लेड स्लैश को ही यूज किया हूँ। काफी प्रैक्टिस लगी, लेकिन मैंने इसे अपने आप से रिक्रिएट कर दिया। ये सुन के एरल की मॉम हैरानी हो जाती है। एरल आगे बताता है कि वो दूसरी स्किल को भी रिक्रिएट करना चाहता है, तो क्या वो अपनी सॉर्ड प्रिंसेस स्किल को उसे दिखा सकती है। ये सब सीखने के बाद ही एरल ब्रेशिया में जाने का सोच लिया था। एरल की बात सुन के उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एरल यहाँ ब्रेशिया में आ गया होता है। एरल देखता है कि भाई यहाँ तो बहुत सारे सॉर्ड्समैन हैं। ड्राइवर बताते हैं कि यहाँ पर काफी एडवांस स्किल वाले भी सॉर्ड्समैन हैं। एरल कहता है कि जैसे कि आप। अरे नहीं, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ, एक ऑर्डिनरी ड्राइवर। बस देख के ही सॉर्ड्समैन की स्किल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ओह, तो तुमने मुझे पकड़ लिया। त्रुत यह है कि मैं भी एक एडवांस होली नाइट क्लास का हूँ, तो आप ड्राइवर क्यों बने हो। रोज रोज बैटल में फाइट करना बहुत ही थका देने वाला काम है, इसलिए मैं कभी कभी ड्राइवर बन के ट्रिप्स लेता हूँ और खुद को रिफ्रेश करता हूँ। आगे ड्राइवर को पता चलता है कि एरल ऐसे बड़े सिटी में पहली बार ही आया है। वो एरल को जाके सबसे पहले अच्छे से गिल्ड में ज्वाइन होने को कहता है। सॉर्ड्समैन के बीच में बैटल टूर्नामेंट को जीत के गिल्ड में ज्वाइन होते हैं। और यहाँ जितने भी सॉर्ड्समैन दिख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर इसीलिए यहाँ पर आए हैं। आगे ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है और एरल सिटी में आगे बढ़ता है। हम देखते कि अलग अलग प्रकार के गिल्ड्स नए सॉर्ड्समैन को अपने गिल्ड में लेने के लिए तगड़ा प्रमोशन कर रहे होते हैं। यहाँ एरल अपना सीधा चल रहा होता है, तब एक लड़की उसके पीछे से आती है, पर अचानक से ही एरल साइड में हो जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। इस लड़की का नाम लीला है। लीला को लग रहा होता है कि एरल ने बिना उसे देख के डॉज कर लिया, यानी वो कमाल का टैलेंटेड है। पर रियलिटी ये होती है कि एरल बस ऐसे ही साइड में हो गया था। खैर लीला एरल से कहती है कि उसने एरल को यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या वो यहाँ पर नया आया है, क्या वो किसी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है। एरल कहता है कि हाँ, गिल्ड में ज्वाइन होना, वो इसके बारे में ही सोच रहा है। ये सुनने के बाद लीला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो एरल को बताती है कि उनका गिल्ड नए मेंबर्स को रिक्रूट कर रहा है। लीला तो भाई एरल को रिक्रूटमेंट फॉर्म भी दे रही होती है, लेकिन एरल भाई उसे पूरा इग्नोर करके यहाँ से निकल जाता है। लीला एरल को पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि एरल ऐसे बिना फॉर्म को देख के कैसे जा सकता है। एरल बताता है कि न्यूबीज को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर लीला से ज्यादा कोई भी डेस्परेट नहीं है। अगर लीला ऐसे कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसका गिल्ड छोटा सा होगा जिसमें मेंबर्स की कमी है। लीला भाई यहाँ पर हैरानी हो जाती है कि एरल को ये सब कुछ कैसे समझ आया। हालांकि लीला एरल को मस्का लगाने की कोशिश कर रही थी कि उनका गिल्ड बहुत ही फेमस है, लेकिन यकीनन एरल थोड़ी ना बेवकूफ है। लीला और मस्का लगा रही होती है कि अगर एरल उनके गिल्ड में ज्वाइन होता है तो एक दिन के लिए एरल लीला के
साथ डेट भी जा सकता है। लेकिन एरियल भाई लीला के मुंह पे कहता है कि उससे लीला में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद लीला भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एरियल यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि इस लड़की का बर्ताव मेरे बड़ी बहन जैसा ही है। खैर आगे एरियल लीला से पूछता है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल गिल्ड कौन सा है। लीला हैरान हो जाती है कि एरियल उसे ये डायरेक्टली कैसे पूछ सकता है। वैसे लीला बता देती है कि ब्लैक ब्लेड ये गिल्ड यहाँ पर सबसे पावरफुल है। उनके पास 8 ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन है। आगे लीला एरियल को ब्लैक बेल्ट की लोकेशन कहाँ पर है ये भी बता दी होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते कि एरियल यहाँ गिल्ड के पास आ गया होता है। गार्ड एरियल से पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आया हूँ। गिल्ड में एंटर करने के लिए तुम्हें टेस्ट में पास होना होगा। रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर है। एरियल यहाँ अंदर आ जाता है। वो देखता है कि भाई इस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए तो बहुत सारे स्वॉर्ड्समैन आए हैं। आगे थोड़ी देर बाद एरियल की बारी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कम से कम एडवांस स्वॉर्ड्समैन क्लास या उससे हायर चाहिए। एरियल बताता है कि वो क्लासलेस है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट को हंसी आ जाती है। वो आगे बताता है कि क्लासलेस की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, वो सामने से हट जाए। एरियल उसे कह रहा होता है कि क्या वो एक्सेप्शन नहीं कर सकता, वो पक्का उनकी टेस्ट में पास कर लेगा। लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि रूल्स है, वो उनको नहीं तोड़ सकता। तभी हम देखते कि यहाँ पर एक ए रैंक का स्वॉर्ड्समैन आता है, जिसे देखने के बाद सभी के सभी बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। आगे एरियल दूसरे गिल्ड में ज्वाइन होने का ट्राई करता है, लेकिन जिस भी गिल्ड में वो जा रहा था वहाँ पर वो रिजेक्ट ही हो रहा था। आगे एरियल एक जगह पर बैठा होता है। वो समझ जाता है कि ऐसे तो वो किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तभी एरियल अपने मॉम ने दिए हुए लेटर को निकालता है। ये एक रिकमेंडेशन लेटर होता है। एरियल की मॉम ने उसे कहा था कि जिस गिल्ड में वो थी एरियल वो लेटर उनको दे, इससे यकीनन एरियल को हेल्प मिल जाएगी। एरियल को लगा था कि उसके मॉम ने ये लेटर उसे बस ऐसे ही दे दिया है, पर वो समझ जाता है कि उसके मॉम को ऑलरेडी पता था कि उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा। एरियल अभी इसी गिल्ड में जाने का सोच रहा होता है। लेकिन तभी लीला यहाँ पर आती है। वो बड़ी खुश थी। उसे पता चल गया था कि एरियल को किसी भी गिल्ड ने नहीं लिया है। लीला फिर से एरियल से कहती है कि क्या वो उनके गिल्ड में ज्वाइन होगा, लेकिन एरियल फिर से उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। लीला उसका पीछा करती है। वो अभी एरियल को सब कुछ सच बताती है कि उनका गिल्ड बस खत्म ही होने वाला है, क्योंकि उनके पास मेंबर्स नहीं है। एरियल कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लिली भाई नीचे झुक के एरियल से भीख मांग रही होती है कि वो उसके गिल्ड में ज्वाइन हो जाए, लेकिन एरियल भाई यहाँ से निकल गया होता है। एरियल लेटर पे जो एड्रेस होता है उसके पास आ गया था। तभी लीला भी यहाँ पर आ टपकती है और बताती है कि अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो अंदर चलो। लीला बताती है कि सामने वाला गिल्ड उनका है। एरियल देखता है कि भाई ये गिल्ड तो काफी बढ़िया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा गिल्ड इम्प्रेसिव है, तो तुम्हारे पास मेंबर की कमी क्यों है? हाँ, लीला कुछ खास जवाब नहीं देती। वो बस बताती है कि पहले इनका गिल्ड बहुत ही तगड़ा था, हालांकि अभी उसकी वाट लग गई है। लेकिन लीला अपनी पूरी जान लगा के अपने ड्रैगन फैंग गिल्ड को फिर से ऊपर लाने की कोशिश करने वाली है। जब तक ड्यूअल स्वॉर्ड किंग इनको लीड कर रहे हैं, इनको यकीन है कि इनका गिल्ड फिर से शाइन करेगा। लिली की बात सुन के एरियल को याद आता है कि भाई उसकी मॉम किसी और नहीं बल्कि इसी ड्रैगन फैंग गिल्ड में थी, जिसको ड्यूअल स्वॉर्ड किंग लीड करता था, और इसी गिल्ड का रास्ता एरियल की मॉम ने उसे दिया होता है। ये दोनों यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। अंदर हम देखते कि लीला के डैड नशे में होते हैं। लीला उनसे कहती है कि डैड आप फिर से ड्रिंकिंग कर रहे हैं, आपको पता है ना कि डॉक्टर ने आपको रुकने को कहा है। हालांकि लीला के डैड भाई उसे ही चुप करते हैं। एरियल उनको देख के समझ जाता है कि यही ड्यूअल स्वॉर्ड किंग है, हालांकि अभी उनका एक आर्म नहीं है। लीला के डैड एरियल को यहाँ से निकलने को कहते हैं। ये गिल्ड अभी बर्बाद हो गया है। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाते हैं। लीला एरियल को बताती है कि पास्ट में उसके डैड ब्रेजिया के टॉप 2 स्वॉर्ड्समैन में से एक थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने एक हाथ को खो दिया है वो ऐसे बन गए हैं। लीला को लग रहा होता है कि ये सब देखने के बाद अब एरियल को गिल्ड में ज्वाइन होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन एरियल कहता है कि वो गिल्ड में ज्वाइन होगा। ये सुनने के बाद लीला बहुत ही हैरान हो जाती है। एरियल कहता है कि वैसे भी उसे कोई गिल्ड नहीं ले रहा। लीला तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को निकालती है। आगे एरियल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके गिल्ड में ज्वाइन हो जाता है। लीला एरियल का क्लास देख रही होती है, लेकिन यकीनन वहाँ पे क्लासलेस लिखा होता है। लीला को लग रहा होता है कि एरियल बस उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन एरियल बताता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा, वो एक क्लासलेस है। एरियल को वो इसका प्रूफ भी दिखा देता है। लीला भाई चुपचाप से साइड में जाके स्वॉर्ड को निकालती है और एरियल से कहती है कि अगर वो जीना चाहता है तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे। एरियल पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लीला बड़ी गुस्से में बताती है कि सबको गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कम से कम बेसिक स्वॉर्ड्समैन स्किल चाहिए होती है। एरियल का एटीट्यूड देख के लीला को लगा था कि भाई वो कमाल का बंदा होगा। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो क्लासलेस होगा। लिली की आवाज सुन के तब यहाँ पर एक लड़की आती है। वो पूछती है कि लिली आखिर प्रॉब्लम क्या है। लीला बाई बड़ी दुखी होके लड़की के गले लग जाती है और उसे सारा मैटर बता देती है। एरियल क्लासलेस है ये सुनकर लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तुम यहाँ पर? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? हाँ, तुम मुझे भूल गए? अरे हम दोनों सेमी विलेज से हैं, हम दोनों सेमी विलेज से ट्रेन हुए हैं। नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे 5 साल पहले सोचो। नहीं, सच में मुझे यकीन है अगर तुम्हारी जैसी कोई ब्यूटी से मैं मिलता तो यकीनन मैं उसे याद रखता। ब्यूटी सुन के ये लड़की ब्लश करने लगती है। एरियल बताता है कि उस लड़की के हेयर जैसा एक बंदा उनके विलेज में था, वो इवांस का बेटा था। लड़की बताती है कि इवांस
उसको सिर्फ एक डॉटर है और वो कोई और नहीं बल्कि वही है, यानी ये लड़की कोई और नहीं रेना है। ये सुन के एरल भाई बहुत ही हैरान हो जाता है। वो रेना से माफी मांगता है कि उसने उसे नहीं पहचाना। रेना कहती कि कोई ना, वैसे भी उसके बाल बढ़ चुके हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंस दिख रही होगी, उनको मिले काफी समय भी हो गया ना। एरल कहता है कि सिर्फ बाल ही नहीं, उसके कुछ और भी बढ़ चुके हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। खैर लीला रेना से पूछती है कि क्या ये वही क्लासलेस बंदा है जिसे तुम फाइट में हरा नहीं पाई थी। रेना हाँ कहती है। लीला भाई हैरानी हो जाती है, उसे लगा था कि रेना ने उसे बस ये जोक मारा था। अभी 5 साल बाद रेना काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई होती है। वो कहती है कि अब वो एरल से बिल्कुल भी नहीं हारेगी। रेना को परफेक्ट टाइम भी मिल चुका होता है। गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए टेस्ट करनी पड़ती है, तो रेना एरल को नीचे प्रैक्टिस फील्ड में चलने को कहती है। आगे तीनों प्रैक्टिस फील्ड में आ जाते हैं। लीला रेना से पूछती है कि क्या वो सच में एक क्लासलेस लड़ने वाली है। रेना बताती है कि उसे हल्के में मत लो, वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन आज वो उसे हरा ही देगी। ये दोनों फील्ड में आ जाते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेना ट्विन ब्लेड स्लैश से अटैक करती है। एरल मन में कह रहा होता है कि रेना ने फिर से वही 5 साल पहले वाली स्किल का यूज कर रही है, ये जानते हुए कि भी एरल उसे काउंटर कर सकता है। एरल भी ट्विन ब्लेड स्लैश से अटैक कर देता है। दोनों के अटैक भिड़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रेना का अटैक एरल के अटैक को डिस्ट्रॉय करके एरल को हिट हो जाता है। एरल पूछता है कि आखिर रेना ने अब ये क्या किया। रेना बताती है कि एरल ने अपने गार्ड को डाउन रखा। यकीनन 5 सालों में रेना बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है। रेना अपने स्वॉर्ड को नीचे रखती है। एरल देखता है कि स्वॉर्ड तो जमीन में घुस गई है। रेना बताती है कि जो स्वॉर्ड वो यूज करी है वो नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना ज्यादा हैवी है, इसलिए इससे जो अटैक होगा वो नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। सेम स्किल के साथ एरल बस इसे काउंटर करके मुकाबला नहीं कर सकता। रेना इस स्वॉर्ड को आसानी से विल भी कर पा रही थी। इसके पीछे कारण ये होता है कि वो पावर ऑफ ब्लेड्समैन स्किल ब्रूट स्ट्रेंथ का यूज कर रही है। रेना अटैक कर देती है। एरल समझ जाता है कि सच में रेना ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। सिर्फ उसके अटैक हार्ड हिट नहीं हो रहे हैं, उसके अटैक नॉर्मल स्वॉर्ड की तरह ही स्विंग भी हो रहे हैं। एरल थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वो समझ जाता है कि ऐसे ही चलता रहा तो वो रेना से हार जाएगा। रेना भी हाँ कहती है, पर एरल रेना से कहता है कि उसने अपने सीक्रेट के बारे में बता दिया। रेना बताती है कि उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एरल से फेयर फाइट करना चाहती है। खैर लेकिन यहाँ पर एरल समझ जाता है कि रेना की स्पीड की लिमिट क्या है, इसलिए वो रेना के और भी ज्यादा अटैक को काउंटर करने के लिए रेडी था। रेना अटैक करने के लिए आ जाती है। रेना को एरल को डायरेक्ट हिट करने का मौका मिल जाता है। वो अटैक कर भी देती है, लेकिन वो बस एरल का आफ्टर इमेज था। वो तो बहुत तेजी से एरल के पीछे जाके उसे हिट कर देता है। रेना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि एरल ने शैडो स्किल का यूज कैसे कर लिया, क्योंकि शैडो स्किल स्वॉर्ड्समैन में सुप्रीम क्लास की स्किल है। रेना एरल से पूछती है कि आखिर वो स्किल को कैसे यूज कर पाया। रेना बड़े गुस्से में अटैक किए जा रही होती है, जिसे एरल बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। एरल बताता है कि वो बस बहुत तेजी से मूव करना सीख गया है और ऐसे ही उसने शैडो स्किल को भी सीख लिया। रेना एरल को हिट कर देती है, पर वो जानती है कि ये भी आफ्टर इमेज है। वो तुरंत पीछे होके एरल को हिट कर देती है, लेकिन इस बार ये पीछे वाला भी आफ्टर इमेज ही होता है। एरल फिर से पीछे जाके रेना को हिट कर देता है। हालांकि एरल भी काफी हैरान था, इनफ हिट करने के बावजूद रेना का डिवाइन प्रोटेक्शन टूटा नहीं था। रेना बताती है कि पावर ऑफ ब्लेड्समैन में गड स्किल भी है। एरल के ऐसे स्लैश उसको कोई खास डैमेज नहीं दे सकते, लेकिन यकीनन रेना के अटैक एरल को डैमेज कर देंगे। रेना बड़ी कॉन्फिडेंट होके एरल पे अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन एरल अपनी मॉम की स्किल ऑप्टेन काउंटर का यूज करके रेना को एक तगड़ा हिट मार देता है और रेना यहाँ पर हार जाती है। लीला यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि एरल जीत गया। हम देखते हैं कि भाई हार के बाद रीना को रोना ही आ जाता है। ये देख के एरल भी चौंक जाता है। लीला एरल को होली वाटर देती है। वो एरल से कहती है कि तुमने रेना को रुला दिया। हालांकि रेना कह रही होती है कि वो रो नहीं रही। वो फटाक से यहाँ से भाग जाती है और हमें सुनाई देता है कि भाई वो रो रही है। खैर आगे लीला एरल को पार्टी में वेलकम करती है। एरल कहता है कि तुम तो मुझे गिल्ड से निकालने जा रही थी। अरे क्या तुम्हें पता नहीं था, वो मेरी आफ्टर इमेज थी। खैर छोड़ो, वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। आगे एरल पूछता है कि इस गिल्ड की इतनी बैंड क्यों बची है। लीला बताती है कि वो कर्जे में है। एरल पूछता है कि कितना कर्जा। लीला ये बात हमें नहीं बताती, वो बस एरल के कान में बता देती है। खैर लीला को यकीन होता है कि वो कर्जे को चुका देंगे, क्योंकि अभी वीक में गिल्ड कंपटीशन बैटल होने वाला है। उनको उसमें बस जीतना है, फिर उनके पास इनफ पैसा होगा जिससे वो अपने सारे लोन्स को चुका देंगे। लेकिन बात ये थी कि उस कंपटीशन में जाने के लिए एक गिल्ड से 3 मेंबर चाहिए थे, इसलिए लीला बहुत ही ज्यादा कोशिश करके एक मेंबर को ढूंढ रही थी और फाइनली उसे एरल मिल गया। आगे एरल को ये भी बताया जाता है कि रेना उनके गिल्ड में कैसे आई। 5 साल पहले रेना जब यह सिटी में आई थी तो वो किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सभी को एक बड़े स्वॉर्ड्समैन चाहिए थे और रेना तब काफी ज्यादा छोटी थी, इसलिए जिस भी गिल्ड में वो जाती थी वो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाती थी। लेकिन तभी लीला के डैड ने उसे अपने गिल्ड में लिया, क्योंकि उनको रेना में फाइट करने का
जज्बा दिखा और तभी से ये रेना एक लॉयल मेंबर है। चाहे गिल्ड की कितनी भी बैंड क्यों ना बच गई हो, वो गिल्ड को छोड़ के नहीं गई। यकीनन एरल को भी ये बात पता थी कि रेना दिल की अच्छी पर्सन है। खैर आगे एरल कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, उनको बस कंपटीशन जीतना है ना। पर लीला बताती कि बस इतनी ही बात नहीं है। रेना, एरल और लीना इन तीनों को 5 मेंबर के खिलाफ लड़ना है और कुछ पता नहीं है कि सामने वाले 5 स्वॉर्ड्समैन कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन भाई ये सुनने के बाद एरल तो खुशी हो जाता है, क्योंकि पावरफुल लोगों से फाइट करना यही तो वो चाहता है और इसीलिए ही वो यहाँ पर आया है। हम देखते कि लीला के डैड चुपके से इनकी बातें सुन रहे थे। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह उठते ही एरल अपने मन में कह रहा होता है कि अब वो उसी गिल्ड में है जहाँ पर उसकी मॉम थी। आगे एरल इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ लिलिया का मूड तो मस्त होता है। लेकिन हम देखते कि राइनर अभी भी एरल से थोड़ी सी चिड़चिड़ी टाइप थी। एरल समझ जाता है कि कल के फाइट से हारने की वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रही है। चलो मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, हम ड्रैगन फैंग्स फाइनली 3 मेंबर्स को ऑप्टेन कर चुके हैं। मतलब टीम बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास अब टीम हो चुकी है। हम इस वीकेंड में होने वाले कंपटीशन में ज्वाइन होने वाले हैं। गिल्ड कंपटीशन। हाँ, अगर हम वो जीत जाते हैं तो हमारे पास गिल्ड को चलाने के लिए इनफ पैसे हो जाएंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। चलो मैं अभी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। ये कंपटीशन 1-on-1 एलिमिनेशन स्टाइल मैच है। जिस गिल्ड के पास मेंबर्स नहीं बचेंगे वो हार जाएगा। वैसे इस बैटल में गिल्ड के 5 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 ही है। हमारे ग्रुप को अपना बेस्ट करना होगा। हमारी फाइट टफ तो होगी, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है। राइनर, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन के साथ मैच पेयर हो जाना ये काफी रेयर होता है और हमारी टीम में ऑलरेडी 3 बी रैंक तो है ही। वैसे ए रैंक, बी रैंक, आखिर ये सब है क्या? तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? वो रैंक है जो दिखाती है कि एक इंडिविजुअल स्वॉर्ड्समैन कितना स्ट्रॉन्गर हो सकता है। रुक जाओ, मैं आसानी से समझाती हूँ। यहाँ पर टोटल 4 रैंक है। ब्रेजिया में अभी टोटल 500 स्वॉर्ड्समैन है, उनमें से 20 ए रैंक के हैं। राइनर और मैं बी रैंक के हैं। तुमने राइनर को हराया है, यानी तुम भी बी रैंक के आसपास ही होंगे। जब तक हमारा ए रैंक के खिलाफ मैच नहीं होता तब तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें हमारा बेस्ट करना होगा। वैसे अभी तक हमारा किसके साथ मैचअप होगा इसका रिपोर्ट आ गया होगा, मैं जाके देखती हूँ। लिलिया यहाँ से जाती है। उसके बाद राइनर भी अपना कहीं पर जा रही होती है। तुम कहाँ पर जा रही हो? और कहाँ? ट्रेनिंग करने के लिए। राइनर, हाँ ऐसी टोन में बात मत करो कि हम दोस्त हैं। हमारे टेस्ट में तुमने कहा था कि तुमने पावर ऑफ ब्लेड्समैन पहना था। ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा तुम्हारे पास और कौन सी स्किल है? राइनर बताती है कि उसके पास गट स्किल भी है, जो कि उसके डिवाइन प्रोटेक्शन को और थोड़ी ज्यादा देर तक टिकाता है। एरल कहता है कि शायद से वो उसे भी सीख सकता है। एरल राइनर के पास जाके उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा ब्लश होने लगती है। राइनर, क्या तुम अपनी स्वॉर्ड से मुझे हिट करोगी? ये सुन के राइनर पूरी तरीके से हैरानी हो जाती है। उसे लगा था कि एरल उसे कुछ और ही कहना चाहता है। आगे एरल उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज क्या वो उसकी बात मानेगी? जाके किसी और से पूछो, मैं चाहता हूँ कि ये तुम करो। चलो इस चांस से हम हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। हाँ, तुम्हें हिट करके रिलेशनशिप को बिल्ड करे? राइनर सोच रही होती कि किसी को खुशी मिले इस तरह से भला कैसे हिट किया जा सकता है? क्या वो कुछ नॉर्मल से स्टार्ट नहीं कर सकते? एरल समझ जाता है कि भाई राइनर कुछ और ही समझ रही है। खैर वो उसको बताता है कि तुम मुझे हिट करो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे गट स्किल को रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हाँ, गट्स, इसका मतलब यही है कि अपने ऊपर हिट लेना। उस स्किल को सीखने के लिए अच्छा होगा कि मैं अपने ऊपर तब हिट लूं जब मेरा डिवाइन प्रोडक्शन बंद हो। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? स्किल्स गॉडेस की ब्लेसिंग होती है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप से चुन लो। और तुम इस बात से इतना श्योर कैसे हो? तुमने ऑलरेडी मेरी ट्विन स्लैश स्किल देखी है ना, और शैडो स्किल भी। राइनर समझ जाती है कि ये बात भी एरल के एकदम सही है। आगे हम देखते कि राइनर एरल के हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। एरल राइनर से कह रहा होता है कि वो उसकी भारी वाली स्वॉर्ड उसे दे। आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? ये कस्टम मेड स्वॉर्ड नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना ज्यादा हेवी है, तुम इसे कभी भी स्विंग नहीं कर पाओगे। लेकिन हम देखते कि एरल तो इस स्वॉर्ड को निकालते ही इसे आसानी से स्विंग कर लेता है। ये देखने के बाद राइनर पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। बिना ब्रूट स्ट्रेंथ के तुम मेरी स्वॉर्ड को कैसे विल्ड कर पा रहे हो? मेरे पास ब्रूट स्ट्रेंथ से भी कुछ और है। शैडो और ट्विन ब्लेड स्लैश स्किल, इनको भी मैंने दिन रात करके हासिल किया है। क्या अब तुम्हें मुझ पे यकीन हो गया? क्या एफर्ट्स का सच में टैलेंट के सामने कोई मीनिंग नहीं होता? राइनर, मुझे माफ कर देना, तुम सही थे। अगर एफर्ट्स मीनिंगलेस होते तो मैं भी एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड्समैन होती। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग करने में हेल्प करूंगी, लेकिन मैं भी कुछ होल्ड बैक नहीं करने वाली। ठीक है, मैं सच में तुम्हें हिट करने वाली हूँ। मुझे तुमसे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। बिल्कुल, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जैसे परफेक्ट लेडी के साथ अपना होम टाउन शेयर किया। ये सुनने के बाद फिर से राइनर को लग रहा होता है कि एरल उसे टीज कर रहा है। राइनर एरल को हिट कर देती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ लिलिया भागी चली यहाँ पर गिल्ड में आती है। उसको प्रैक्टिस गिल्ड से आवाज आती है। वो तुरंत यहाँ पर आती है और इनको बताती है कि इनका मैच किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि टॉप गिल्ड ब्लैक बेल्ट के खिलाफ है और उनके पास 8 ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन हैं। अरे यार, हमारी वाट लग चुकी है। ऊपर से उनके गिल्ड का बॉस जॉर्ज, वो बहुत ही घटिया है। पक्का उसने अपने फोर्स को हमें वाइप आउट करने के लिए कहा होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें जीतना ही होगा।
होगा। लिलिया अपनी बात में इतनी ज्यादा खो गई थी कि वो एरल को देख ही नहीं पाती, और जब वो एरल को देखती है वो पूछते कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ है। रेनर बता दिया कि कुछ नहीं, वो बस ट्रेनिंग कर रहे थे। रेनर, मैं बस इतना देख पा रही हूँ कि तुम अपना सारा फ्रस्ट्रेशन एरल पे निकाल रही हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरे यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग चुकी है, मैं तो चला खाने के लिए। आगे हमें सीधा कंपटीशन के दिन दिखाया जाता है। जैसे भी स्वॉर्ड्समैन में चर्चा चल रही थी कि आज ड्रैगन फैंग और ब्लैक ब्लेड में फाइट होने वाली है। यकीनन ड्रैगन फैंग काफी समय से कंपटीशन में नहीं थे, तो अचानक से वो यहाँ पर आ गए हैं, तो सभी थोड़े से हैरान हो गए थे। यहाँ पर मैच होने वाली होती है, इसका मतलब बेट भी हो रही होती है। ओए, तो किस पे पैसे लगा रहा है? और किस पे भाई? ब्लैक ब्लेड पे ही। वो ड्रैगन फैंग या जो भी गिल्ड है वो तो खत्म गिल्ड है यार। लिलिया इनकी बातों को सुन लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर, रेनर उसे रोकती है। आगे लिलिया अपना गुस्सा एरल पे निकाल रही होती है। वो उसे चिल्ला के बता रही होती है कि कुछ भी हो उनको ये मैच जीतना ही होगा। तब यहाँ पर ब्लैक ब्लेड गिल्ड का बॉस जॉर्ज आ जाता है। मैंने सुना है कि तुम अपने फादर के गिल्ड को बचाने के लिए अपना वेस्ट कर रही हो। लिलिया, मैंने ये भी सुना है कि तुमने अपने गिल्ड में एक क्लासलेस को भी रिक्रूट किया है। क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में लिलिया ने मेंशन किया था? ये वही है जॉर्ज, वो हमारे अपोनेंट गिल्ड का बॉस है। हाँ, हमने क्लासलेस को रिक्रूट किया है। और क्या भी है तो तुमसे क्या मतलब है? हाँ, क्या तुम यहाँ पर हमें बस नीचा दिखाने के लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें यहाँ चीयर ऑफ करने के लिए आया हूँ। मैं तो खुश ही हूँ। मेरा राइवल गिल्ड ऐसे मुश्किल समय में बर्बाद हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। तुम्हें पता है, मैंने अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके हमारी गिल्ड की एक दूसरे के खिलाफ मैच मेकिंग कर दी। कमीने कहीं के तुमने जानबूझ के ऐसा किया है ना? और मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? न्यू वर्सेस ओल्ड गिल्ड के बीच में बैटल यकीनन इसे सभी पसंद करेंगे। तुम्हारे पास भी तो अभी अच्छे पैसे कमाने का मौका है। यकीनन ये तभी होगा जब तुम मेरे गिल्ड के ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन को हरा दो। हम जीतेंगे कमीने, मैं तुझे हरा के रखूंगी। ये हो ना स्पिरिट। चलो अभी बाद में मिलते हैं। विश यू बेस्ट लक। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो हमारी हेल्प करने के मूड से यहाँ पर आया था। हाँ, तुम्हें बिल्कुल सही लगा। वो बस यही चाहता है कि हमारा गिल्ड पूरे तरीके से खत्म हो जाए, और ये करने के लिए आज उसे एक परफेक्ट मौका मिल चुका है। वो एक नंबर का कमीना है। इसके बाद हमें फील्ड में दिखाया जाता है, जहाँ ब्लैक बिल्ड वर्सेस ड्रैगन फैंग के बीच में होने वाले मैच का इवेंट बस स्टार्ट ही होने वाला होता है। सभी लोग को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। गिल्ड बॉस जो अभी हमें बाहर दिखा था, वो तो फाइट करने वाली लिस्ट में नहीं है। क्या वो हम पे नरमी बरता रहे हैं? अरे कुछ भी मत कहो, उनकी पूरी ए रैंक की स्वॉर्ड्समैन की टीम हमसे लड़ने वाली है। वही, और वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाले। ऊपर से फाइट करने के लिए जो ए रैंक के आने वाले हैं वो कोई नॉर्मल ए रैंक वाले नहीं है। ओह, ऐसा है क्या? फिर तो बढ़िया है। आशा है कि कुछ बढ़िया स्किल देखने को मिल जाए। ये सुनने के बाद दोनों ही भाई हैरान ही रह जाती है। खैर, आगे मैच स्टार्ट होने वाला होता है। अनाउंसर बताते हैं कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड से फेंसर जियो है, जिनका सामना ड्रैगन फैंग के एरल से है, जो कि एक क्लासलेस है। क्लासलेस सुनने के बाद यकीनन सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ऑडियंस कह रही होती है कि कहीं अनाउंसर मजाक तो नहीं कर रही, और अगर एरल क्लासलेस है भी तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? ए रैंक वाले स्वॉर्ड्समैन से फाइट करेगा तो यकीनन वो मार ही जाएगा। अरे क्या यार, मैं एक ए रैंक का हूँ, क्या अभी मुझे एक क्लासलेस जैसे कचरे से लड़ना होगा? मैच स्टार्ट हो जाता है। गियो अपने ब्लैक डैश स्किल का यूज करके बहुत ही तेजी से आके एरल के अंदर अपनी स्वॉर्ड को स्टैब कर देता है, लेकिन ये एरल का आफ्टर इमेज होता है। शेयर स्किल, हाँ कोई ना, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। गियो पीछे अटैक करता है, लेकिन ये भी आफ्टर इमेज होती है। एक और आफ्टर इमेज को देखने के बाद गियो हैरान हो जाता है। तभी गियो देखता है कि उसके दोनों साइड में भी एरल है। गियो को लग रहा होता है कि इनमें से कोई एक तो रियली होगा। वो अपने ब्लैक डैश से इन दोनों को ही तुरंत स्टैब करने का सोच लेता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि गियो के पीछे असली एरल होता है, जिसको नोटिस करने के बाद गियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एरल अटैक करने के लिए आ जाता है। गियो उस पे स्वॉर्ड चलाता है, लेकिन एरल सारे अटैक को डॉज करके गियो को हिट मार देता है। और तब हमें पता चलता है कि ये तीनों ही एरल आफ्टर इमेज होते हैं। असली वाले ने तो अब उसे हिट मारा है। 3 आफ्टर इमेज ये तो नामुमकिन है। गियो नीचे गिर जाता है। अनाउंसर बताते हैं कि विनर क्लासलेस एरल है। क्या बात है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इतना स्ट्रांग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने एक ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन को इतने आसानी से हरा दिया। अब यार, क्या वो सच में क्लासलेस है? हाँ, टूर्नामेंट में क्लास के बारे में कोई भी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर जॉर्ज भी एरल को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है। इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ये स्वॉर्ड्समैन बड़ी जोश के साथ एरल पे अटैक करा होता है, लेकिन एरल पीछे होके उस पे ट्विन ब्लेड स्लैश से अटैक कर देता है, और ये वाला भी स्वॉर्ड्समैन हार जाता है। तीसरे राउंड में ये स्वॉर्ड्समैन क्लोज रेंज से एरल पे किक मारता है, लेकिन ये एरल की आफ्टर इमेज होती है। एरल पीछे से जाके इसे एक स्ट्राइक मार देता है, और ये वाला भी स्वॉर्ड्समैन हार जाता है। इसके बाद थोड़ा हेवी वाला स्वॉर्ड्समैन आया होता है, वो एरल पे काफी स्विंग करा था। कमीने कहीं की झूठ बोलना बंद करो। हो ही नहीं सकता कि तुम क्लासलेस हो, यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं क्लासलेस ही हूँ। तुम शील्ड वाले स्वॉर्ड्समैन बड़े दिक्कत वाले हो। पहले मुझे तुम्हारे इस शील्ड का कुछ करना होगा। स्वॉर्ड्समैन अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एरल 4 साइड स्किल का यूज करके स्वॉर्ड्समैन के शील्ड पे किक मार देता है। शील्ड दूर हो जाती है। चलो फाइनली ये दिक्कत देने वाली शील्ड
शील्ड चली गई। 1 मिनट, अभी जो तुमने किक का यूज किया वो तो हाँ वो पिछले वाले स्वॉर्ड्समैन की है जिससे मैंने फाइट की थी, उसको मैंने इमिट करके सीख लिया। हालांकि मेरा फुट का कोऑर्डिनेशन उतना सही नहीं था, शायद से उससे ऐसा होना चाहिए। एरल फिर से उसी टेक्निक का यूज करके स्वॉर्ड्समैन पे किक को जड़ देता है। तुमने इसे इमिट कर लिया, हाँ क्या बकवास है, ये नामुमकिन है। हाँ ये सच है कि कुछ स्किल कॉम्प्लिकेटेड होती है जिनको मास्टर करने के लिए टाइम लगता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी, लेकिन कुछ ऐसी स्किल होती है जिनको मैं बस देख के ही रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। एरल इस बंदे की शील्ड को उठा लेता है, उसने इस बंदे की स्किल को भी कॉपी कर लिया होता है। मेरी शील्ड को मैंने कही के मैं तुम्हें बिल्कुल भी उसे यूज नहीं करने दूंगा। बंदा अटैक करने के लिए आ जाता है, एरल शील्ड से उसे पैरी कर देता है। उसके बाद तेजी से सामने आके उस बंदे की स्किल शील्ड बैश से ही इसको हिट मार देता है और ये बंदा भी यहाँ पर हार जाता है। एरल को इतना तगड़ा फाइट करते हुए देख के ऑडियंस को अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्लासलेस है। वो चिल्ला रहे होते हैं कि एरल को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसने पक्का झूठ बोला है कि वो क्लासलेस है। अनाउंसर सबको शांत करते हुए कहते हैं कि वो लोग एरल की क्लास आईडी को चेक करने वाले हैं। अनाउंसर सबके सामने एरल के क्लास आईडी को मैजिक बॉल में स्कैन करती है और सबको देखने को मिलता है कि एरल क्लासलेस ही है। सभी के सभी ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि आगे सभी ऑडियंस एरल के लिए चेयर अप कर रही होती है और यहाँ पर जॉर्ज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लगता है कि वो जीत जाएगा। हाँ लगता है, तुम्हारा क्या मतलब है राइनहार्ड, तुमने मुझे बताया नहीं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे भी नहीं पता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, पता नहीं 5 सालों में उसने कितनी ट्रेनिंग की है। लगता है कि कंपटीशन खत्म होने के बाद मुझे तुरंत ही तैयारी कर लेनी चाहिए आफ्टर पार्टी के लिए, लेकिन अभी तक गारंटी नहीं है कि हम जीत जाएंगे। नहीं, मैं मैरिज सर्टिफिकेशन की बात कर रही हूँ। क्या भले हम हार जाते हैं और लोन शार्क से भागना पड़े, जब तक एरल हमारे साथ रहेगा गिल्ड को रिवाइव करना हमेशा पॉसिबल रहेगा। मैं उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती। खैर आगे हम देखते कि यहाँ पर ब्लैक ब्लेड गिल्ड का फाइनल कॉम्पिटिटर मास्टर स्वॉर्ड्समैन मासामुने आ जाता है। उसे देखते ही एरल समझ जाता है कि ये कोई मामूली स्वॉर्ड्समैन नहीं है, एक थिक ब्लेड के साथ रेयर कर्व्ड वो स्वॉर्ड एक कटाना है। राइट, सही पहचाना, वो तो एक एडवांस क्लास का समुराई वाला ईस्ट का स्वॉर्ड्समैन है। मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा। हाँ मैंने भी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पास ऐसा कोई मेंबर है। पक्का ये उनका सीक्रेट वेपन होगा। इनकी मैच स्टार्ट हो जाती है। मासामुने अपनी स्वॉर्ड की तरफ हाथ रख के उधर ही खड़ा रहता है। एरल मन में कहता है उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर तक नहीं निकाला, लेकिन वो डेंजर लग रहा है, इसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। क्या बात है, तुम पास नहीं आए, तुम काफी शार्प हो। मैं जानता था कि तुम किसी नॉर्मल अटैक से नहीं हारोगे, इसीलिए मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें लुभाऊं और अपने अल्टीमेट स्किल से तुम्हें खत्म कर दूं। अच्छा ऐसी बात है। हाँ हम देखते कि एरल धीरे धीरे मासामुने के पास जा रहा होता है। कमाल है, मैंने अपनी स्किल के बारे में तुम्हें बताया, फिर भी तुम मेरे पास आ रहे हो। जब तक मैं मूव नहीं करूंगा तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं जानता हूँ। वैसे मुझे तुम्हारी अल्टीमेट स्किल भी देखनी है। हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है, जिस मोमेंट में मैं अपनी स्किल को एक्टिव करूंगा तुम यहाँ जमीन पे पड़े होंगे। अच्छा इतना यकीन? वैसे मुझे भी अपनी स्पीड पे पूरा यकीन है। एरल जानता है कि वो अपने आफ्टर इमेज का यूज नहीं कर सकता क्योंकि मासामुने ने ऑलरेडी उसे फाइट करते हुए देखा है, उसे कुछ अलग ही करना होगा। एरल मासामुने के अटैक रेंज में आ जाता है। मासामुने अपने लाई स्लाइस स्किल से एरल पे अटैक करता है, लेकिन एरल उसके सामने से हट जाता है। हाँ ये कैसे? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सामने जो था वो उसकी कोई आफ्टर इमेज नहीं थी। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, वो मेरी ब्लेड से तेज मूव कर लिया। तुम सच में फास्ट हो, शायद इस सिटी में मैं अभी तक जितने से भी मिला उन सबसे फास्ट, लेकिन मैं किसी ऐसे से ट्रेन हुआ हूँ जो तुमसे कहीं ज्यादा फास्ट है। एरल अपनी पियर्सिंग टेम्पेट स्किल का यूज करके मासामुने पे अटैक कर देता है और मासामुने भी यहाँ पर हार जाता है। ये दोनों यहाँ पर हद से ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एरल ने जो अभी स्किल यूज की थी वो स्वॉर्ड प्रिंसेस की थी, यानी एरल की मॉम की स्किल थी वो, जो कि एरल ऑलरेडी परफेक्टली उसे सीख चुका है। सभी के सभी ऑडियंस यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि एरल जीत चुका है और जिन भी बंदों ने ब्लैक बेल्ट पे पैसा लगाया था वो अभी कह रहे होते हैं कि मेरे कद्दू का टॉप गिल्ड यार, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अनाउंसर सबको शांत कर रही होती है। ये दोनों यकीनन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। एरल नीचे आ रहा होता है, लिलिया उसे गले लगने के लिए आ रही थी, लेकिन एरल साइड में हो जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। हाँ क्या तुमने मेरे हक को डॉज कर लिया? तुम कितने रूड हो। माफ करना, जब भी लोग मेरे ऊपर ऐसे उड़ के आते हैं तो मुझे उनको डॉज करने की आदत है, इसके लिए तुम मेरी सिस्टर को ब्लेम कर सकती हो। चलो छोड़ो, हमारा गिल अभी बच चुका है, कल से तुम्हें जो भी फूड खाना है वो खा सकते हो। तभी हम देखते कि रेनर भी यहाँ एरल से गले मिलने के लिए आ रही होती है। अरे यार मैं कुछ सोच नहीं पाई और मोमेंट में घुल गई है। अगर तुम मुझे गले मिलाना चाहती हो तो मैं चाहूंगा कि तुम अपने पहले आर्मर को निकाल दो, क्योंकि मुझे भी कुछ फील हो जाएगा ना फिर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
हाँ तुमने कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं। लिलिया ने सुन लिया होता है कि एरल ने क्या कहा था। वो उसको फिर से गले लगने के लिए आ रही होती है, लेकिन फिर से एरल उसे डॉज कर देता है। तुमने फिर से डॉज क्यों किया? हाँ यहाँ पर जॉर्ज को एरल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। क्लासलेस कमीना कहीं का, बस वेट कर, मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। आगे लोग अपनी जीत की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी लिलिया एरल से पूछती है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन एरल इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। एरल तुम्हें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हाँ भी कर दो, कोई शर्मा नहीं रहा। अब चलो भी, मैं तुम्हारी सारी तमन्ना पूरी कर दूंगी। मैं किसी और से शादी करना पसंद करूंगा, जैसे राइनर की तरह कोई। यह सुनने के बाद लिलिया पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और राइनर भी। उसको चुप कराना है तो कुछ और झूठ बोलो ना। पर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि मैं मैन की तरह हूँ, मैं हमेशा शॉर्ट चलाती रहती हूँ ना। हाँ मैंने भी सेम मिस्टेक की थी। हाँ ना, तो मुझ में वुमेन जैसा कोई भी चार्म नहीं है। मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करता। छोड़ो, वैसे भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए एम कर रही हूँ। ये फेमिनिन बनने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। राइनर की सब बात सुनने के बाद यहाँ लिलिया बहुत ही खुश हो रही होती है। वो अपने मन में कह रही होती है कि राइनर के पास इतने बड़े संतरे हैं, पर उनका यूज करना वो नहीं जानती, इसीलिए मेरे लिए वो कोई भी खतरा नहीं है। आगे लिलिया फिर से एरल को मस्का लगाना शुरू कर देती है। वो एरल को सहलाने भी लगती है। ये देख के राइनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो कहती है कि ये सब अच्छा नहीं है। हालांकि लिलिया कहती है कि इसमें बुरा ही क्या है, वो तो बस एरल को मसाज दे रही है। मसाज? हाँ, मैं राइनर से लेना पसंद करूंगा। ये सुनने के बाद ये दोनों ही पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। इसके बाद एरल की गट स्किल सीखने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और एरल ने राइनर से जो मसाज लेने की बात की थी ना, वो एक्चुअली में ये ट्रेनिंग ही होती है। राइनर एरल से कहते हैं कि ये मसाज से ज्यादा उसे टॉर्चर लग रहा है। एरल बताता है कि फिजिकली डेथ के करीब जाना, बस इसी से ही वो गट स्किल को मास्टर कर सकता है। राइनर, मैं ये स्किल तुम्हारे जैसे फ्रेंड और ट्रस्टवर्दी के अलावा किसी और के साथ नहीं सीख पाऊंगा। मैं हैरान हूँ कि तुम मुझ पे विश्वास जताते हो। तभी हम देखते कि लिलिया के डैड रॉड यहाँ पर आते हैं। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, क्या तुम हार के फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पर ट्रेन कर रहे हो? नहीं डैड, हम ब्लैक गिल्ड के खिलाफ जीत चुके हैं। हाँ, पक्का उन्होंने तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए न्यूबीज को भेजा होगा। नहीं डैड, वो सारे ए रैंक के थे। एरल ने अकेले उन सभी को हरा दिया। ये सुनने के बाद रेड यकीनन हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि क्या वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग है? डैड, हमने इनफ पैसा जीत लिया है, हमारा गिल्ड अब वापस आ चुका है, सब कुछ एरल का शुक्र है। हालांकि हम देखते कि रॉड जरा सा भी कुछ खास फर्क नहीं दिखाते। वो कह रहे होते कि अगर एरल इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो उनसे बेहतर गिल्ड में निकल जाएगा और वो लोग फिर से उसी हालत में वापस आ जाएंगे। लेकिन लिलिया अपने डैड से कहती है कि इसके बारे में वो चिंता ना करे, एरल कहीं पे भी नहीं जाने वाला, क्योंकि उसने और एरल ने शादी करने का प्रॉमिस किया है। ये सुनने के बाद रॉड और रेनर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन एरल कहता है कि उसने ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है। अरे तुम्हें बस नाटक करना था, चुप हो जाओ, ये सब कुछ पॉइंटलेस है। लिलिया भले ही इडियट है, लेकिन वो किसी लूजर से बेहतर तो है जिसने सब कुछ गिव अप कर दिया है और अब कुछ नहीं करता। हाँ, क्या कहा तुमने? आप अपना ये बर्ताव बंद करेंगे? अपने एज के अनुसार जरा मैच्योर तरीके से बात कीजिए। आप अभी भी एक हाथ से स्वॉर्ड को विल्ड कर सकते हैं। ये सुनने के बाद रॉड को गुस्सा आ जाता है। वो एरल को पकड़ लेते हैं। आखिर तुम्हें पता ही क्या है? हाँ, एक डुअल स्वॉर्ड्समैन जो दो स्वॉर्ड को विल्ड नहीं कर सकता, इसके पास बिना काम की स्किल्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। आप सही है, मुझे पता नहीं है। आखिरकार मैं एक क्लासलेस हूँ और मेरी अपनी खुद की एक सिंगल स्किल भी नहीं है। रॉड एरल को छोड़ देते हैं और बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाते हैं। भले ही उन्होंने अपनी स्किल्स खोई है, पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा शुक्रिया एरल, मुझे लगता है कि तुमने जो कहा है उससे थोड़ा सा ही सही पर प्रभाव पड़ा है। मैं आशा करती हूँ कि इससे उनको कुछ करने का इंकरेज मिले। रॉड एक अमेजिंग पर्सन है, उनको बस अपने फैशन को फिर से डिस्कवर करना है और वो फिर से एक्शन में आ जाएंगे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपनी कुछ स्किल्स दिखाएं। मुझे यकीन है कि भले ही वो अपने पीक पर नहीं है, लेकिन मैं डुअल स्वॉर्ड्समैन से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अगर तुम्हें बहुत सारी स्किल सीखनी है तो तुम्हें डंजन में जाना चाहिए। लेकिन एरल को डंजन क्या है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। रेनर बताती है कि इस सिटी के अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ा डंजन है। वो एक फुल ट्रैप और मॉन्स्टर से भरी हुई जगह है। ये सुनते ही एरल को वहाँ पर तुरंत जाने का मन हो रहा होता है। रेनर कहती है कि उसे भी वहाँ पर जाना है क्योंकि उसे स्वॉर्ड गॉड कप के लिए एक्चुअल बैटल एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि उसे यकीनन डंजन में ही मिलेगा। एरल रेनर से पूछता है कि अब ये स्वॉर्ड गॉड कप क्या है। रेनर हैरानी हो जाती है कि एरल को तो कुछ पता ही नहीं है। खैर, वो बताती है कि स्वॉर्ड गॉड कप ये एक टूर्नामेंट है जो सबसे सुपीरियर स्वॉर्ड्समैन को डिटरमाइन करता है। ये सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स का सबसे बड़ा बैटल टूर्नामेंट है। लिलिया एरल को पार्टिसिपेशन वाला फॉर्म देती है, लेकिन एरल उसे फाड़ देता है। ये देखने के बाद लिलिया बहुत ही पैनिक हो जाती है। तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते? ये मेरे सर्टिफिकेट था। मैं बस थोड़ा सा जोक कर रही थी। एरल लिलिया को जकड़ लेता है। अरे यार, मुझे छोड़ दो, मेरा स्कल टूट जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज यहाँ पर एरल पे नजर रख रहा होता है। वो इस मेज से पूछता है कि क्या उसे कुछ पता चला है कि वो कहाँ जा रहे हैं। मेज बताती है कि वो कल डंजन में जाने वाले हैं। बढ़िया है, डंजन में अगर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले दिन हम देखते कि लिलिया यहाँ एरल के पास आती है। चलो, मैं इसे लुभाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ।
एक बार एरल मुझे ऐसे देखेगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। लिलिया एरल के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी एरल उड़ जाता है। एरल उसे पूछता है कि वो सब ये क्या कर रही है। हाँ, लिलिया एरल को मस्का लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एरल उसके सर को पकड़ लेता है, जिससे लिलिया की बैंड बज जाती है। वो एरल से कह रही होती है कि उसे छोड़ दो। हाँ, तुम मेरे जैसे एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ, एरल लिलिया को यहाँ पर बांध देता है और यहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो यहाँ पर राइनर के रूम को नॉक करता है। हालांकि वो काफी नींद में थी तो दरवाजा ओपन ही नहीं करती। एरल अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि राइनर तो अभी बहुत ही ज्यादा नींद में है। राइनर नींद में अपने पापा से बात कर रही होती है कि डैड, मैं फाइनली आपकी जैसी पावर ब्लेड्समैन बन चुकी हूँ। खैर आगे हमें इनको अंडरग्राउंड डंजन के पास दिखाया जाता है। एरल देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे स्वॉर्ड्समैन आए हैं। राइनर बताते हैं कि स्वॉर्ड गॉड कप टूर्नामेंट पास ही है, इसलिए काफी सारे स्वॉर्ड्समैन यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। आगे डंजन के एंट्रेंस में एरल को यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सील देखने को मिलती है। लिलिया बताती है कि उस टेलीपोर्टेशन सील से लोग फ्रीली किसी भी फ्लोर पर जा सकते हैं। हालांकि वो बस उन्हीं लेवल तक जा सकते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी रीच किया हो, जैसे कि लिलिया 12th फ्लोर तक जा सकती है और राइनर 14 तक। एरल पूछता है कि अगर वो राइनर के साथ जाता है तो क्या वो भी सीधा 14th लेवल तक जा सकता है। लिलिया बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टेशन सील सर्कल एरल को बस वहीं तक पहुंचा सकता है जहाँ तक वो ऑलरेडी गया है। फिर चाहे वो अकेला जाए या किसी के साथ, ये एरल को कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे यहाँ पर तुरंत फाइट करने का मन था। एरल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शॉर्टेस्ट रास्ते से गाइड करूंगी, इससे हम तुरंत ही नीचे के फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। थैंक्स राइनर, अब एरल मेरे साथ आ रहा है, मतलब तुम अपना जा सकती हो। हाँ, पर मैं 2 गाइड्स की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो कि मैं एरल को गाइड कर रही हूँ। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लिलिया एरल को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन एरल उसे हटा देता है और वो कहता है कि राइनर को भी वो उनके साथ ले जाना चाहता है। राइनर तो यहाँ पर खुशी से आने के लिए तुरंत रेडी हो जाती है और लिलिया को थोड़ा सा बुरा लगता है। आगे हम इन तीनों को सीधा 2 लिविंग आर्मर मॉन्स्टर के सामने दिखाया जाता है। मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। एरल उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर तेजी से एरल के पीछे आके उस पे अटैक कर देता है, पर एरल पीछे जंप लगा के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बाद तेजी से जाके मॉन्स्टर के सर को काट देता है। लेकिन एरल देखता है कि सर कटने के बाद भी मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ। मॉन्स्टर अटैक कर देता है, एरल उसे डॉज कर देता है। राइनर एरल को बताती है कि ये मॉन्स्टर बस खाली सूट आर्मर है जो कि डंजन के मैजिक पावर से मूव करते हैं। उनको कोई भी दर्द नहीं होता, उनकी कोई भी वीकनेस नहीं है। हालांकि इनकी मूवमेंट को रोकने के लिए एरल को एक आइडिया आता है। एरल मॉन्स्टर के पैर पे अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। राइनर भी यहाँ अपने पास के मॉन्स्टर को हरा देती है। राइनर बताती है कि मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट होंगे, फिर रिकवर होने के बाद ये इन पे फिर से अटैक करने लगेंगे। एरल समझ जाता है कि इन मॉन्स्टर से वो लगातार लड़ सकते हैं। शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए ये परफेक्ट है। काफी टफ फाइट थी। लिलिया, तुमने कुछ भी नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों बहुत ही तेज हो, मैं कुछ भी कर नहीं पाई। वैसे तुम्हारे पास कौन सा क्लास है? अगर तुम्हें कोई स्किल सीखनी है तो मैं तुम्हें फटाक से सिखा दूंगी। लेकिन तभी एरल को याद आता है कि फेंसर क्लास के बियॉन्ड का क्लास उसकी मॉम का स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास है, यानी एरल के लिए लिलिया यूजलेस है। ये सुनने के बाद लिलिया हैरानी हो जाती है। ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक बहुत ही घायल बंदा आ जाता है। एरल उसे पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। बंदा बताता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ एक नए रूम में घुस गया, जिसपे बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। वो वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके फ्रेंड्स अभी भी उसी रूम में फंसे हैं। बंदा इनसे हेल्प मांगने लगता है। लिलिया बताती है कि डंजन में ऐसे ट्रैप्स होते ही है। राइनर कहती है कि उनको जल्दी से इसके फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन लिलिया कहती है कि वो फ्री में कुछ भी काम नहीं करने वाले, इसके लिए उसको पैसे चाहिए। बंदा पहले लिलिया को मस्का लगाने की कोशिश करने लगता है, पर यह काम नहीं करता। खैर आखिर में वो उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो लिलिया को देता है और ये लोग उस बंदे के फ्रेंड को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन एरल नोटिस करता है कि बंदा इतना घायल है, अगर वो उसकी जगह पर वो होता तो इतने इंजर्ड हालत में वो चल तक नहीं पाता। एरल समझ जाता है कि इस बंदे की इंजरीज फेक है और वो इनके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है। लेकिन एरल को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो खुद ही एक्साइटेड हो गया था कि बंदा क्या करना चाहता है। आगे बंदा इनको हिडन रूम के पास लेके आता है। वो दरवाजे को ओपन करता है, लेकिन अंदर इनको कोई भी नहीं दिखता। ये देख के बंदा एक्टिंग करने लगता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। अंदर आने के बाद लिलिया को ब्लड के बीच में एक गोल्ड कॉइन दिखता है। वो कहती है कि वो कॉइन उसने पहले देखा है तो वो इसका हुआ। लिलिया कॉइन को उठा लेती है, लेकिन तब यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप एक्टिव हो जाता है। बंदा असली रंग दिखाने लगता है। वो कहता है कि उसने उनको फंसा दिया है, लेकिन पीछे का दरवाजा बंद हो गया होता है और ये बंदा भी इनके साथ यहाँ पर फंस जाता है। अब यार ये कैसे हो गया? किसी ने भी मुझे यह नहीं बताया था कि ट्रैप रूम सभी को ही टेलीपोर्ट कर देगा। आगे हम देखते हैं कि ये लोग डंजन के किसी और जगह पे आगे होते हैं। यहाँ पर कोई भी बाहर जाने का दरवाजा होता ही नहीं। मैंने आज तक ऐसे रूम को देखा नहीं है। मतलब हम 14th फ्लोर के भी नीचे आ गए हैं, पर यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एनिमीज का साइन नहीं दिख रहा। अबे यार ये कैसे? मैं भी यहाँ पर कैसे टपक गया यार? ओए चल अब बकना शुरू कर। तभी लिलिया का पैर नीचे वाले एक गोल्ड कॉइन पर लग जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गोल्डन लाइट चमकने लगती है। बंदा बताता है कि उसे ऑर्डर दिया गया था कि इन तीनों को वो एक सर्टेन स्पॉट तक लीड करे ताकि वो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन ट्रैप को ट्रिगर कर पाए।
एक ऐसा टेलीपोर्ट जिससे उनका बाहर निकलना नामुमकिन हो। वो ट्रैप सबसे नीचे फ्लोर तक टेलीपोर्ट कर देता है। वो प्लेस है जहाँ पर एडवांस लेवल का सॉर्ड गॉड होता है। हम देखते हैं कि इनके सामने जो आया है वो कोई और नहीं बल्कि सॉर्ड गॉड होता है। सॉर्ड गॉड अटैक कर देता है। एरल लिलिया को नीचे झुका देता है। लिलिया और राइनर समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये कौन सी स्किल थी। एरल बताते हैं कि डिवाइन एयर स्लैश ये एक सॉर्ड गॉड स्किल है जो कि स्लैशिंग अटैक को प्रोड्यूस करती है। सॉर्ड गॉड बहुत ही तेजी से एरल पे अटैक कर देता है। एरल दीवार से टकरा जाता है। गॉड स्किल को एक्वायर करना ये मेरे लिए वर्थ रहा। एरल अटैक करता है लेकिन सॉर्ड गॉड पीछे हो जाता है। एरल देखता है कि सॉर्ड गॉड ब्लैंक डैश और डिवाइन स्टेप का सुपीरियर वर्जन यूज कर रहा है। चलो खुद की टेस्ट करने के लिए ये परफेक्ट है। ये सुनने के बाद ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एरल भी डिवाइन स्टेप से सॉर्ड गॉड पे अटैक करने लगता है लेकिन तभी सॉर्ड गॉड डिवाइन प्रेजेंस स्किल का यूज करता है जिससे इन तीनों की वाट लग जाती है। लेकिन एरल को कुछ भी नहीं हो रहा होता। हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एरल ने ऑलरेडी इस स्किल के खिलाफ कैसे एक्ट करना है या अपनी मॉम से सीख लिया था। फराहा ने एरल को बताया होता है कि डिवाइन प्रेजेंस स्किल को एरल इनफाइनाइट ब्रेक से तोड़ सकता है। मैं अपनी मॉम को बाद में थैंक्स कहूंगा। एरल गोल्ड कॉइन को सॉर्ड गॉड के सामने फेंकता है और उसे स्लैश मार देता है जिससे सॉर्ड गॉड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसकी स्किल बंद हो जाती है। तभी एरल सामने से आता है। तुम्हें क्या लगा था मैं हिल नहीं पाऊंगा? एरल इनफाइनाइट ब्रेक स्किल का यूज करके सॉर्ड गॉड को यहाँ पर खत्म कर देता है। ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। आगे एरल डिवाइन होली वाटर को पी लेता है। एरल तुमने वो सॉर्ड गॉड की स्किल कैसे यूज कर ली? वही तो मैं सिटी में अपनी पूरी जिंदगी जी हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी भी सॉर्ड गॉड को नहीं देखा है। एरल बताता है कि उसकी मॉम सॉर्ड गॉड है। तुम मजाक कर रहे हो है ना? तो फिर विलेज में वो सॉर्ड प्रिंसेस क्यों प्रिटेंड करती थी? उनको कोई अटेंशन पसंद नहीं है। ओह ये कारण है। अगर मुझे तब पता होता कि तुम सॉर्ड गॉड के बेटे हो तो शायद से मैं तुम्हें चैलेंज नहीं करती। तो फिर उसे सीक्रेट रखना मेरे लिए अच्छी चॉइस थी। तब यहाँ पर फिर से वो सेम लाइट आ जाती है। एरल एक्साइटेड हो जाता है कि वो एक और पावरफुल एनिमी से लड़ेगा लेकिन राइनर बताते हैं कि ऐसा नहीं है। इस बार ये टेलीपोर्टेशन स्पेल है। ये अभी यहाँ से जा सकते हैं। और टकले चल तू भी हमारे साथ। क्या तुम श्योर हो? मतलब मुझे लगा था कि पनिशमेंट के तौर पर तुम लोग मुझे बहुत मारोगे या फिर यहीं पर छोड़ दोगे। एरल खुश है कि वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ पाया इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। आगे रात को हमें एक बार में दिखाया जाता है। मुझे बस एक ही हाथ चाहिए। हाँ इसके लिए ये कहना आसान है। गधों को टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंसाने के लिए हमें इतने सारे कॉइन्स मिल चुके हैं। ये तीनों भाई इतने कमीने होते हैं कि इन्होंने अपने फ्रेंड को भी वहाँ पर फंसा दिया होता है ताकि इनको गोल्ड कॉइन में ज्यादा शेयर मिल पाए। लेकिन ये बात तो काफी क्रेजी है। मतलब ड्रैगन फैंग गिल्ड अभी इस तरह से अपने एंड में आ गया है। यकीनन रॉड इनकी बात सुन लेता है। तुमने कुछ कहा है ना? मुझे पूरी बात बताओ। ये तीनों पहचान जाते हैं कि ये तो ड्रैगन फैंग का फॉर्मर बॉस है। रॉड इनके टेबल को तोड़ देता है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? ये तीनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं लेकिन तभी जॉर्ज यहाँ पर आता है और रॉड को पता चलता है कि उसकी बेटी और बाकियों को डंजन ट्रैप में फंसाने का ये सारा प्लान जॉर्ज ने किया है। अरे मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। मैं तो तुम्हें यहाँ पर बस एक न्यूज देने के लिए आया हूँ। लगता है कि मेरे गिल्ड के मेंबर्स ने तुम्हारी डॉटर और उसके फ्रेंड को डंजन की खतरनाक हिडन रूम में जाते हुए देखा। मैंने कही कि मेरे एक हाथ लेना तेरे लिए काफी नहीं था क्या? अब तो मेरी बेटी को भी मुझसे ले रहा है। रॉड को लिलिया के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है लेकिन तब ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। लिलिया को ठीक देखने के बाद रॉड को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसके गले लग जाता है। नामुमकिन। मैंने कही कि तेरी वजह से हम बस मरने ही वाले थे लेकिन हमने सॉर्ड गॉड को हरा दिया और सेफली वापस आ गए। झूठ मत बोलो। तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम सॉर्ड गॉड को हरा दो। यकीनन वो काफी स्ट्रॉन्ग था। अच्छा तो तुमने उसे हराया। वैसे जिस बंदे ने हमें ट्रैप में फंसाया था उसने हमें सब कुछ बता दिया है कि इन सब के पीछे तुम हो। ये सब कुछ डंजन में हो ना? रूल से कहते हैं कि डंजन में हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। इतना कह के जॉर्ज यहाँ से निकल रहा होता है। रॉड उसे कहता है कि इस सब के लिए वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। जॉर्ज उसे कहता है कि तू पिया कर, आखिर मेरा क्या है उखाड़ लेगा। घर आने के बाद भाई जॉर्ज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो चूजे कही के और उनको वहाँ पर मर जाना चाहिए था। सॉर्ड प्रिंसेस चली गई और मैंने डुअल सॉर्ड किंग को भी क्रश कर दिया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का खिताब बस मेरे ही ऊपर था लेकिन पता नहीं ये क्लासलेस कहाँ से आ टपका है। अब मुझे उससे कम्पीट करना होगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सुपर क्लास वालों को हलवे की तरह हरा दिया। वो घटिया गिल्ड फिर से मेरे टाइटल को छीन लेगा। मैंने कितना वेट किया था कि मैं नंबर 1 होऊंगा। तभी हम देखते कि यहाँ पर एक सॉर्ड आती है। वो जॉर्ज से कहती है क्या बात है? तुम्हारे अंदर से मुझे बहुत ही पावरफुल नफरत दिख रही है। मैं तुम्हारे विश को पूरी कर सकता हूँ। कौन हो तुम? आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉर्ड गॉड कप टूर्नामेंट पास ही होता है। पहले प्रीलिमिनरी बैटल्स होने वाली होती है और यहाँ लिलिया बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गई होती है क्योंकि उसका और एरल का प्रीलिमिनरी ब्लॉक सेम ही आया था। लिलिया को अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस साल भी वो सॉर्ड गॉड कप टूर्नामेंट के मेन इवेंट तक जा पाएगी। तभी एरल यहाँ पर आता है। उसने लिलिया की बात सुन ली होती है। वो पूछता है कि ये प्रीलिमिनरी क्या है। राइनर बताते हैं कि टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं इसलिए जो प्रीलिमिनरी ब्लॉक में से विनर होता है उनसे ही मेन इवेंट होता है। यहाँ पर लिलिया और एरल एक ही
प्रीलिमिनरी ब्लॉक में आए होते हैं, यानी लिलिया को एरल से फाइट करनी पड़ेगी और यकीनन वो जानती है कि उसमें वो हारेगी ही, इसलिए वो ऑलरेडी ही डिमोटिवेट हो गई होती है। खैर यहाँ पर एरल को देखने को मिलता है कि राइनर दूसरे ब्लॉक में है। राइनर कहती है कि भले ही वो दूसरे ब्लॉक में है लेकिन उसे भी नहीं पता है कि उसके ब्लॉक में कितने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होंगे। यहाँ पर पता नहीं कैसे लिलिया को कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कहती है कि भले ही उसके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है लेकिन वो हार नहीं मानेगी और अभी वो डंजन में जाके ट्रेनिंग करने का सोच लेती है। क्या मुझे भी डंजन में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर कुछ कांड हो जाता है तो तुम ही बचाओगी ना। तभी रॉड यहाँ पर आते हैं। वो लिलिया से कहते हैं कि अगर वो डंजन में जा रही है तो अपना ध्यान रखे, पता नहीं जॉर्ज फिर से कौन सी घटिया चाल चलेगा। लिलिया कहती है कि वो और ज्यादा केयरफुल रहेगी। लिलिया पहले डंजन में निकल जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, एक प्रोटेक्टिव फादर होने के लिए मुझे देर हो चुकी है लेकिन मैं खुद को सुधार रहा हूँ। ड्रिंकिंग बंद करके मुझे एक सॉर्ट्समैन और एक फादर बनना होगा। एरल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली रॉड अभी सुधर रहे हैं। इसके बाद हमें सीधा प्रीलिमिनरी इवेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही तेजी से काफी सारे फाइटर की फाइट हमें दिखा दी जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमें लिलिया को दिखाया जाता है जो कि बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। यकीनन वो हार गई थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वो एरल से पहले ही किसी और से हार गई थी। तभी एरल यहाँ पर उसके पास आता है और लिलिया के जिले पे नमक छिड़कता है। वो कहता है कि वो आशा कर रहा था कि लिलिया उसके साथ लड़ेगी। लिलिया कहती है कि एरल तुम्हें मुझे यहाँ पर कंफर्ट देना चाहिए और तुम मेरे यहाँ पर जिले पे नमक छिड़क रहे हो। खैर आगे लिलिया बताती है कि अगला राउंड फाइनल राउंड है तो एरल जरा सावधान रहे क्योंकि उसका ओपोनेंट एक यूनिक स्किल वाली है जिसके पास स्वॉर्ड स्किल के साथ मैजिक भी है। एरल पूछते है कि क्या कोई मैजिशियन टूर्नामेंट में आए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? लिलिया बताती है कि क्लास मैटर नहीं करता, टूर्नामेंट में ज्वाइन होने के लिए बस गिल्ड में रजिस्टर होने की जरूरत होती है और यही रिक्वायरमेंट भी है। एरल समझ जाता है कि हाँ लिलिया तो सही कह रही है, वो खुद भी तो एक क्लासेस है पर वो टूर्नामेंट में ज्वाइन हो पाया है। आगे इन दोनों में मैच स्टार्ट होने वाला होता है। मैच स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैजिक सॉर्ट्समैन ये फेयर और एक्सेप्टेबल है। तुम्हारे हारने के बाद में तुम्हारा रोना धोना नहीं सुनना चाहती कि तुमने चीटिंग की, तुमने तो मैजिक यूज किया। बिल्कुल, बेहतर फाइटर ही जीतेगा, बस यही बात है। इनकी मैच यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। लड़की लगातार फायर बॉल से एरल पे अटैक करने लगती है। हालांकि वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। लड़की अपने फायर बॉल वाले अटैक को रोक नहीं रही होती, इसलिए एरल डॉज करते हुए उसके पास आके उसे एक स्ट्राइक मारता है। लड़की उसे ब्लॉक कर देती है लेकिन वो अपने दूसरे हाथ से फायर बॉल को कास्ट करके एरल पे अटैक कर देती है लेकिन एरल दूर हो जाता है। वो लड़की से कहता है कि वो अपने स्वॉर्ड और मैजिक को शॉर्ट और लॉन्ग रेंज के अटैक के लिए बढ़िया यूज कर रही है। एरल ने इसकी थोड़ी क्या तारीफ कर दी होती है। ये लड़की अपने आप को बड़ी तोफ समझ रही होती है। वो कहती है कि एरल जैसा क्लासलेस तो उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, लेकिन एरल अपना रोस्टिंग स्टार्ट कर देता है। वो लड़की को बताता है कि भले ही मैजिक और शॉर्ट से वो अटैक ठीक ठाक कर रही है पर वो उन दोनों में ही मास्टर नहीं है। उसका मैजिक और शॉर्ट्समैनशिप दोनों ही एडवांस क्लास के बराबर या उससे भी कम ही है। ये सुनने के बाद यकीनन लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड में फायर डाल देती है और कहती है कि अब जरा बच के दिखाओ। लड़की एरल पे अटैक कर देती है। एरल साइड में होके उसे ब्लॉक कर देता है। लड़की लगातार अटैक कंटिन्यू रखती है। एरल सब कुछ डॉज करने लगता है। यहाँ पर एरल अटैक के पैटर्न को समझ लेता है और अभी बस वो एक ही जगह पे खड़े रह के उसे ब्लॉक कर रहा होता है। मैंने कहा था ना तुम मास्टर नहीं हो, आखिर ये कैसे? तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम क्लासलेस लूजर कहीं के। एरल ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज करके लड़की के फ्लेम को बुझा देता है। इसके बाद वो ब्लैक डैश से उसके पास आता है और उसके सर पर स्वॉर्ड मार के उसे बेहोश कर देता है और यकीनन वो इस मैच को जीत जाता है। एरल सोच रहा था कि भाई अगर वो कोई स्पेशल ट्रेनिंग करता है तो शायद से वो मैजिक भी सीख लेगा। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है। अब स्वॉर्ड गॉड कप का मेन इवेंट होने वाला होता है। यहाँ पर लिलिया अपने डैड को उठा रही होती है। वो अपने डैड से कह रही होती है कि डैड चलो उठो, हमें एरल को चीयर अप करने जाना है। लेकिन रॉड भाई कह रहे होते हैं कि लिलिया अकेली चली जाए, वो नहीं आना चाहते। लेकिन लिलिया बताती है कि गिल्ड और उसके मेंबर्स को मेन इवेंट में मैच देखने के लिए स्पेशल सीट दी जाती है, उनको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके डैड आने के लिए मनाही कर रहे होते हैं। तभी लिलिया थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करती है। वो अपने डैड से पूछते है कि कहीं उनको जॉर्ज से डर तो नहीं लग रहा जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं आ रहे। ये सुनते ही यकीनन रॉड का मैन ईगो बाहर आ जाता है। वो कहते हैं कि उनको रॉड से बिल्कुल भी डर नहीं है। खैर लिलिया के डैड उसे बताते हैं कि कल उन्होंने एक हाथ से स्वॉर्ड चलाने का ट्राई किया लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। यहाँ तक स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट जो कि उनके लिए जीतना पहले मामूली चीज था, अभी वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लिलिया अपने डैड को ये रोना धोना बंद करने को कहती है। वो उनको वहाँ पर मैच खेलने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए ले जा रही है। रॉड आने के लिए मानी जाते हैं और वैसे भी लिलिया को पता ही था कि रॉड जरूर मैच देखने के लिए आएंगे, बोले ही सीक्रेटली क्यों ना हो। रॉड पूछते है कि ऐसा क्यों? लिलिया बताती है कि राइनर भी तो मैच खेल रही है और रॉड को अपने गिल्ड के मेंबर्स को राइज होते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर टूर्नामेंट में राइनर थोड़ी सी नर्वस थी। एरल उसके मुंह के सामने आके उसे पूछता है कि आखिर क्या बात है? हाँ अरे यार ऐसे एकदम से मुंह के सामने कौन आता है? राइनर मैंने तुमको पहले कभी ऐसा नर्वस नहीं देखा, ये सिटी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, यकीनन इंसान नर्वस तो हो ही जाता है। अरे हाँ ये भी है, ऊपर से एरल इस टूर्नामेंट में हमारा ओपोनेंट कौन होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। हमारी मैच स्टार्ट होने के बाद ही हमें उसके बारे में पता चलता है, इसलिए मैच के पहले कुछ प्रिपरेशन
क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, तुम्हें डर है कि तुम्हारे फर्स्ट राउंड में मैं तुम्हारे खिलाफ हूँगा। हाँ बकवास बंद करो। खैर यहाँ पर फर्स्ट मैच होने वाला होता है। अनाउंसर बता दे कि पहला मैच लास्ट ईयर के चैंपियन सॉर्ड एम्परर जॉर्ज और क्लासलेस एरल के बीच में है। एरल अपने मैच के लिए जा रहा होता है। रेनर उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ, फिर भी एरल अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। आगे लिलिया भी एरल को चीयर अप करती है। वो कहती है कि उस जॉर्ज की बैंड बजा देना। लेकिन यहाँ पर हम देखते कि जॉर्ज एक डीमन ही बन गया होता है। एरल भी उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लिलिया कहती है कि आखिर वो जॉर्ज है ना, वो तो एक डीमन की तरह दिख रहा है। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जॉर्ज के साथ आखिर हुआ क्या है। तभी रॉड जॉर्ज के हाथ में एक सॉर्ड को देखते हैं, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो तुरंत एरल को बताते हैं कि वो जॉर्ज से दूर रहे। जॉर्ज ने जो अभी सॉर्ड पकड़ी है वो बहुत ही ज्यादा वर्स है। लिलिया अपने डैड से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, वो सॉर्ड क्या है। रॉड बताता है कि उस सॉर्ड के अंदर एक पावरफुल डीमन सील है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जॉर्ज की बॉडी को उसी डीमन ने पजेस कर लिया होता है। रॉड उसके बारे में जानता है। इससे डीमन थोड़ा सा हैरान था। डीमन रॉड से पूछता है कि क्या वो इंपीरियल कोर्ट का पार्ट था। रॉड बताता है कि सॉर्ड गॉड ने डीमन को खत्म करने के लिए जिसे सॉर्ड का यूज किया था, वो सॉर्ड नफरत से भर गई और उसे एक कर्स लग गया। उस सॉर्ड को रॉयल रेस्पोरिटी में स्ट्रिक्ट गार्ड के अंदर शील्ड किया गया था। रॉड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो सॉर्ड यहाँ पर कैसे आ गई। डीमन बताता है कि उसने 100 साल से भी ज्यादा वेट किया और फाइनली वो सील टूट ही गई। फिर उसने एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो कि इविल हो और उसकी पावर को लेना चाहता हो, और एक दिन उसे जॉर्ज मिल गया। उसने उसको पावर का लालच दे के उसके बॉडी को हथिया लिया और अभी वो यहाँ पर है। डीमन सबको अपना नाम बताता है। इसका नाम डियोर गिल्डा है। ये नाम सुनते ही रेनर बहुत ही ज्यादा चिंता में यहाँ एरल के पास आती है। एरल उसे पूछता है कि रेनर क्या इसके बारे में जानती है। रेनर बताती है कि हिस्ट्री की क्लास में इसके बारे में सबने पढ़ा है। क्या एरल को कुछ याद नहीं है। रेनर की बात सुनने के बाद एरल ध्यान करने की कोशिश करता है और उसे डियोर गिल्डा के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान आता है। खैर रेनर बताती है कि एंशिएंट टाइम पे एक इविल डीटी ने इस डीमन को समन किया था। सभी लोगों ने भी यहाँ पर डीमन का नाम सुन लिया होता है और ये लोग जानते हैं कि ये डीमन कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है। सबके सब पैनिक होकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। लोगों को ऐसे पैनिक में देखने के बाद डीमन लॉर्ड को बहुत मजा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन अपनी पावर का यूज करके एक बैरियर बना देता है और यहाँ के सारे रास्तों को बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एरल यहाँ पर डीमन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। क्या मजाक है, मेरी पावर को देखने के बाद भी यहाँ पर एक ऐसा चूजा है जो मुझसे फाइट करने के बारे में सोच रहा है। ए चूजे, क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम किसके खिलाफ हो। मैंने अपनी स्वॉर्ड को उठाया है क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। हाँ क्या कहा तुमने। बहुत पहले भी तुम स्वॉर्ड गॉड के हाथों कुत्तों की तरह पीटे हो, याद है ना। इसका मतलब यह है कि तुम इनविजिबल तो नहीं हो। तो क्या हुआ कि मैं इनविजिबल नहीं हूँ। तेरे जैसा चूजा मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। हाँ ये सच है कि स्वॉर्ड गॉड ने मुझे हर्ट किया था, लेकिन इस पर्सन की मेमोरीज को देखने के बाद मुझे पता चल चुका है कि इस दुनिया में अभी स्वॉर्ड गॉड नहीं है, यानी मुझे हराने वाला कोई भी नहीं है। मुझे तुम्हें 2 पॉइंट्स बताने हैं। पहला, स्वॉर्ड गॉड अभी भी एग्जिस्ट करती है। दूसरा, भले ही मैं स्वॉर्ड गॉड नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अबे चुप हो जा चूजे। एरल भाई बहुत ही तेजी से डीमन के सामने आता है जिससे वो हैरानी हो जाता है। डीमन अटैक करता है। एरल पीछे हो जाता है। वो एरल से पूछता है कि क्या उसने अब ये डिवाइन स्टेप का यूज किया। एरल फिर से डिवाइन स्टेप का यूज करके डीमन पे अटैक कर रहा होता है। डीमन किंग यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि ये लड़का डिवाइन स्टेप कैसे यूज कर पा रहा है क्योंकि ये स्किल तो स्वॉर्ड गॉड की है। एरल बहुत ही तेजी से डीमन पे अटैक करने लगता है, लेकिन तभी डीमन कहता है कि बच्चे लगता है कि तुम भूल चुके हो, मैं अभी स्वॉर्ड एम्परर की बॉडी में हूँ। डीमन एरल पे एक स्ट्राइक मार देता है जिससे वो जमीन पे पटक जाता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि एरल को कुछ भी नहीं हुआ होता और एरल को कुछ नहीं हुआ होता इसका कारण ये होता है कि उसने गट स्किल को पूरे तरीके से सीख लिया होता है। डीमन अटैक करने के लिए आ रहा था लेकिन एरल बस एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और डीमन को ही पीछे पटक देता है। फिर इसके बाद वो इनफाइनाइट ब्रेक स्किल का यूज करके डीमन पे लगातार बहुत ही ज्यादा अटैक करने लगता है। डीमन के यहाँ पर वॉट लग जाती है। डीमन नोटिस करता है कि भाई ये भी स्किल स्वॉर्ड गॉड की है। एरल डीमन पे स्ट्राइक मार देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि भाई इसकी तो बहुत ही ज्यादा बैंड बच गई होती है। सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एरल ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया। वो सभी उसे चेयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर डीमन लॉर्ड यकीनन खत्म नहीं हुआ होता। वो अपने मन में कहता है कि क्या मैं फिर से सील हो जाऊंगा। मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अभी के लिए मुझे रिट्रीट करना होगा। मुझे इस लड़के से दूर होना होगा और कहीं पे छुप के अपने फुल पावर के आने का वेट करना होगा। मेरे पास अभी बस एक ही चॉइस है, यहाँ से निकल के मुझे कोई पावरफुल बॉडी चाहिए। हम देखते हैं कि डीमन यहाँ पर रॉड को देख लेता है। वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ ट्रांसफर करने लगता है। लिलिया बीच में थी, रॉड उसको बचा लेता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि स्वॉर्ड रॉड के हाथ में आ गई होती है और डीमन ने रॉड की बॉडी पे कब्जा कर लिया होता है। वो यहाँ पर लिलिया को बंदी बना लेता है। एरल फिर से डीमन को पटकने का सोच रहा होता है। तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा वरना मैं तुम्हारी इस फ्यूचर वाइफ को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। हाँ मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरे पास इस बॉडी की मेमोरीज है। इस लड़की ने इसे कहा है कि तुम इस लड़की के फियांसे हो। नहीं 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 उससे ये मत कहो। ठीक है मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। ओए क्या सच में तुम्हें इस लड़की की कोई भी चिंता नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं लोग उन हॉस्टेज की परवाह नहीं करते जो उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखते हो। ये लड़की वो क्या कह रहा है, मुझे माफ कर देना। वो मेरा कोई भी फ्यूचर हस्बैंड या फिर फियांसे नहीं है। वो मेरा हस्बैंड बन जाए तो
बस मेरी विश है। डीमन को भाई लिलिया पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। खैर वैसे एरल को यहाँ पर लिलिया की कोई चिंता नहीं होती। वो जानता है कि डीमन उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। डीमन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस लड़की को मार नहीं सकता। तभी हम देखते कि रॉड अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेने लगता है। एरल ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया था कि जॉर्ज के बॉडी पे जितना डीमन का कर्ज लगा था उतना रॉड पे नहीं था, इसलिए वो जानता था कि रॉड जल्दी ही अपना कंट्रोल ले लेंगे और इसी तरह से लिलिया को कुछ भी नहीं होगा। डीमन यहाँ पर रॉड से कह रहा होता है कि वो उसको बॉडी पे कब्जा क्यों नहीं करने दे रहा। वो जानता है कि रॉड भी पावर को हासिल करना चाहता है, लेकिन रॉड बताता है कि अगर कुछ दिन पहले उसने उसके बॉडी पे कब्जा किया होता तो शायद से वो डीमन की बात मान भी लेता, लेकिन अब नहीं। एरल ने उसे हौसला दिया है कि अभी भी वो जिस हालात में है उसमें सब कुछ हासिल कर सकता है। रॉड स्वॉर्ड को फेंक देता है, एरल यहाँ पर उसे तोड़ देता है और डीमन यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रॉड अभी अपने गिल्ड को फिर से रीबिल्ड करने पे लग गए होते हैं। वो अभी नए रिक्रूटमेंट्स को ज्वाइन करवाने के लिए उनकी टेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन रॉड की टेस्ट भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। बंदों की पूरी तरीके से बैंड बज रही होती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यह भी बंदा गिल्ड में ज्वाइन हो गया होता है। वैसे अगर आप लोग भूल गए हो तो बता दूं, ये वही बंदा है जिसने एरल, लिलिया और राइनर को वहाँ डंजन में फंसा दिया था। खैर अब ये अच्छा हो गया होता है। इनके बीच की बात से हमें पता चलता है कि भाई एरल गिल्ड को छोड़ के यहाँ से जा चुका है, जिससे यकीनन लिलिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। हमें पता चलता है कि एरल अपने विलेज में वापस जा चुका है और राइनर भी उसके पीछे चली गई होती है। यहाँ पर एरल अपने विलेज की तरफ जा रहा होता है। ड्राइवर उसे कहता है कि एरल जैसे शॉर्ट कप चैंपियन को ऐसे अचानक गायब नहीं होना चाहिए। एरल उसे कहता है कि अब उसके लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने घर जा रहा है। इसके बाद हमें फराग को दिखाया जाता है जो कि बगीचे में से एक रोज के फूल को काटती है। उसे उसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई होती है। तो तुम्हारे घर वापसी में मैं आज दावत रखूंगी एरल। आपका जवाब नहीं मॉम, मैं इतनी शांति से आया लेकिन फिर भी आपने मुझे पहचान नहीं लिया। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने काफी स्किल सीखी है। मैं शॉर्ट गार्ड कप जीत गया। ये सुनने के बाद फराह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बहुत ही तेजी से एरल को ये रोज देती है। एरल भाई अपनी मॉम की स्पीड को देख के हैरान रह जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अगर ये फूल की जगह शॉर्ट होती तो मैं तो गया ही था। खैर एक्चुअली फराह को ऑलरेडी पता चल गया होता है कि एरल क्या चाहता है। एरल आते ही अपनी मॉम के साथ बैटल करना चाह रहा था। फराह उसे कहती है कि अगर वो लोग यहाँ पर फाइट करते हैं तो घर उड़ जाएगा, तो ये लोग पीछे के माउंटेन में जाके फाइट करने का सोच लेते हैं। ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एरल की मॉम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि एरल ने कौन सी स्किल सीखी है। फराह डिवाइन स्टेप से बहुत ही तेजी से एरल के पास आ रही होती है। एरल हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम के अटैक को ब्लॉक कर देता है। फराह एरल से कहती है कि अभी वो कोई भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। एरल पीछे जंप लगा के डिवाइन स्लैश और ट्विन स्लैश स्किल को मिक्स करके फराह पे अटैक कर देता है, जिससे फराह बस अपने स्लैश से काउंटर कर लेती है। हालांकि फराह यहाँ पर हैरान हो जाती है कि एरल ऐसे मिक्स स्किल के साथ अटैक किया है। एरल भी यहाँ पर हैरान था कि उसकी मॉम ने अटैक को कौन से स्किल से डिफेंड किया। फराह बताती है कि उसने कोई भी स्किल का यूज नहीं किया, उसने बस अपनी स्वॉर्ड को स्विंग किया। ये सुनने के बाद एरल भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एरल की मॉम उसे बताती है कि विदाउट स्किल से लड़ना ये उसने एरल से ही सीखा है। एरल अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अब सच में एक पावर हाउस हो। एरल अटैक करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर विलेज के स्ट्रीट में भी उनके अटैक का इम्पैक्ट सबको दिखाई दे रहा होता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं कि कहीं माउंटेन में मॉन्स्टर तो नहीं आ गया। इवाज भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों माँ बेटों ने यहाँ पर तो जंगल की पूरी वाट लगा दी होती है। इनकी फाइट से यहाँ पर बहुत सारे पेड़ कट हो चुके थे। आगे हम देखते हैं कि ये तो हवा में भी फाइट कर रहे होते हैं। एरल डिवाइन स्वॉर्ड्समैन एरियल लिप का यूज करके हवा में जंप लगा रहा होता है। एरल फराह पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। फराह उस पे डिवाइन प्रेजेंस का यूज करती है। एरल भी उसे काउंटर करने के लिए सेम स्किल का यूज करता है, जिससे दोनों के अटैक वनिश हो जाते हैं। आगे दोनों इन्फिनिट ब्रेक से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें राइनर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एरल के घर आई होती है। दरवाजा नॉक करने के बाद अंदर से एक क्यूट सी छोटी लड़की आती है। हमें पता चलता है कि ये एरल की छोटी बहन है। इसका नाम मीरा होता है। मीरा राइनर से पूछते है कि लेडी आप कौन हो। राइनर भी यहाँ पर पहचान जाती है कि ये एरल की छोटी बहन हो सकती है। राइनर अपना इंट्रोडक्शन उसे देती है और बताती है कि वो यहाँ पर एरल से मिलने के लिए आई है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर आगे होते हैं। एरल राइनर से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। राइनर कुछ बताए इससे पहले ही मीरा जाके एरल के गले लग जाती है। एरल यहाँ पर आते ही डायरेक्ट अपने मॉम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए गया था। तो मीरा अभी बहुत दिन के बाद अपने भाई को देख रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है कि उसका भाई वापस आ गया है। एरल उसे कहता है कि मीरा तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। मीरा पूछती कि मॉम और भैया आप इतने पीटे हुए क्यों दिख रहे हो। एरल बताते है कि वो बस मॉम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मीरा पूछती है कि कौन जीता। फराह बड़ी खुश होकर बताती है कि वो हार गई। अभी एरल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन एरल बताता है कि ऐसा नहीं है। वो दोनों सेम स्किल का यूज किए। एरल मुश्किल से ही जीत पाया क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी मॉम से जरा ज्यादा है। राइनर कहती है कि फिर भी ये बड़ी बात है। शॉर्ट
गॉड को हराना कोई जोक थोड़ी ना है। एरल बताता है कि लेकिन अगर उसकी मॉम अपने प्राइम फॉर्म में होती तो वो उसको नहीं हरा सकता था। फरहा एरल से कहती है कि वो चुप रहे, वो इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है। खैर यहाँ पर फरहा राइनर को पहचान नहीं पाई होती। वो एरल से पूछते है कि ये कौन है। आगे हम देखते कि ये सभी अंदर आके बैठ जाते हैं। एरल बताता है कि ये राइनर है, वो दोनों साथ में ही रहते थे। ये सुनने के बाद फरहा बहुत ही ज्यादा खुशी हो गई होती है कि अब उसको एक बहू मिल चुकी है। लेकिन राइनर बताती है कि वो गलत ना समझे, वो दोनों सेम ही गिल्ड के मेंबर से इसलिए सेम जगह पे रहते थे। खैर एरल राइनर से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। राइनर पूछते है कि एरल वो ऐसे ही बिना गिल्ड को कुछ बताए कैसे छोड़ के जा सकता है। लेकिन एरल बताता है कि उसने रिजाइन वाला लेटर तो वहाँ पर छोड़ा था ना। राइनर बताती है कि वो उसकी बात नहीं कर रही है, गिल्ड को छोड़ने के बाद कम से कम सबको गुड बाय तो करना था। एरल बताता है कि उसको जितनी भी स्किल वहाँ पर देखने को मिली उसने वो सब कुछ सीख ली, तो उसे लगा कि अब उसे मूव ऑन करना चाहिए, तो वो वैसे ही आ गया। फरहा को लग रहा होता है कि क्या राइनर यहाँ पर एरल की चिंता करते हुए आई है। हालांकि राइनर बताते हैं कि वो भी इसी विलेज से है, बस एरल वो कारण नहीं है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई है। उसे यहाँ पर फरहा की डिसेबल भी बनना है। तभी हम देखते हैं कि इवांस यहाँ पर बड़ी चिंता में आता है। वो बताता है कि लेडी फरहा माउंटेन से बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही है, शायद से वहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं। लेकिन फरहा उसे शांत करती है और झूठ बता देती है कि उसने और एरल ने ऑलरेडी वहाँ जो मॉन्स्टर आया था उसको निपटा दिया है। खैर तभी इवान का ध्यान राइनर पे आता है। फरहा को पता चलता है कि राइनर कोई और नहीं बल्कि इवान की बेटी है। इवान राइनर से पूछता है कि वो यहाँ लेडी फरहा के घर में क्या कर रही है। फरहा उसे बताती है कि राइनर चाहती है कि वो उससे सिखाए कि एक गुड वाइफ कैसे बने। ये सुनने के बाद भाई इवान तो रोने लगता है। वो कह रहे होते हैं कि राइनर आप तुम इतनी बड़ी हो गई हो। अरे मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा है, मैंने सिर्फ आपका डिसाइपल होने की बात की थी। ओ तो क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? डिसाइपल मतलब रोमांस में ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, फाइट कैसे करनी है ये मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। मैं बस बेटर स्वॉर्ड्समैन बनना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी स्वॉर्ड्समैन और अच्छी वाइफ कैसे बनते हैं ये दोनों ही सिखा दूंगी। ओह ये कितनी अच्छी बात है, जब तुम्हारी मॉम चल बसी थी तो मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत परेशान रहता था राइनर। मैंने तुम्हें जितना हो सके उतना अच्छा बड़ा किया, लेकिन मैं स्वॉर्ड्समैनशिप के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं सिखा पाया। लेडी फरहा मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि अब राइनर घर का सारा काम काज सीख पाएगी। सब मुझ पे छोड़ दो, मैं राइनर को एक प्रॉपर लेडी बना दूंगी। इवान फरहा को थैंक्स कहता है और राइनर से कहता है कि वो अपना पूरा ट्राई करके घर का सारा काम काज सीखे। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। आगे एरल अपने डैड के पास आता है। एरल के डैड एक मैजिशियन होते हैं। एरल देखता है कि उसके डैड यहाँ पर किसी मैजिक को रिसर्च कर रहे होते हैं। एरल सीधा ही अपने डैड को बताता है कि वो मैजिक सीखना चाहता है, जो कि उसके डैड ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था। एरल पूछता है कि डैड आप क्या मुझे मैजिक सिखाएंगे? एरल के डैड उसे समझाते हैं कि एरल का मैजिक सीखना ये इम्पॉसिबल है, वो इसके बारे में सोचना बंद कर दे। यहाँ पर फरहा राइनर को सब्जियां काटना सिखा रही होती है। राइनर ने जिंदगी में कभी सब्जी नहीं काटी होती। हम देखते हैं कि वो अपना पूरा जोर लगा के सब्जी को काटती है, लेकिन टेबल भी टूट जाता है। बस इतना ही नहीं, मीरा का फेवरेट कप भी टूट गया होता है। वो बेचारी रोने लगती है। राइनर उससे माफी मांगती है। फरहा राइनर से पूछती है कि क्या गिल्ड में उसने कभी भी कोई खाने की चीज नहीं बनाई? राइनर बताती है कि नहीं बनाया, वो हमेशा किसी और को ही खाना बनाने को कहती थी। फरहा कहती है कि कोई भी चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बॉटम से सिखा दूंगी। तभी बातों बातों में राइनर इससे पूछ लेती है कि एरल की एक बड़ी बहन भी है ना? मीरा बताती है कि उनकी बड़ी बहन ने कहा है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए गई है जहाँ पे एरल जो कि क्लासेस है वो शांति से जी सके। राइनर मन में कह रही होती है कि उसे ये सब करने की क्या ही जरूरत है, एरल तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगले दिन हम देखते हैं कि एरल उसके डैड के साथ कल जो टेबल टूट गया था उसे ठीक कर दिया होता है, बस कब बाकी रह गया था। एरल के डैड मैजिक से उसे ठीक कर देते हैं। आगे एरल के डैड उसे बताते हैं कि सारे लोगों के पास माना नहीं होता जिससे मैजिक कास्ट किया जाता है। मैजिक एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन एरल बताते हैं कि उसे यकीन है उसके पास माना है। उसके डैड पूछते हैं कि उसे इतना यकीन कैसे है। हाँ, एरल बताते हैं कि जब राइनर के साथ वो गड स्किल सीख रहा था तब उसे अपने डिवाइन प्रोटेक्शन को रिस्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा होली वाटर पीना पड़ रहा था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि भाई एरल ने तो कुछ ज्यादा ही होली वाटर लग रहा था। लिलिया उसे कह रही होती है कि एरल तुम इतना होली वाटर पी रहे हो कि गिल्ड के बजट से ये बाहर हो जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि लिलिया ने होली वाटर की जगह पे यहाँ पर कुछ और ही पोशन लाया होता है। राइनर उसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या है। लिलिया बताती है कि ये स्टोर हाउस में उसे पड़ा हुआ मिला, ये किसी प्रकार का मेडिसिन ही होता है। एरल पहले अपने रिकवरी के लिए इसे यूज कर सकता है। राइनर उसे पूछते हैं कि आखिर एग्जैक्टली ये क्या है। लिलिया बताती है कि उसे भी नहीं पता, लेकिन अगर ये पुराने होली वाटर है तो उनके लिए अच्छा ही है ना। राइनर पूछते हैं कि अगर ये पॉइजन हुआ तो, लेकिन तभी एरल कहता है कि अगर ये पॉइजन भी होगा तो भी ठीक ही है, वो उसके इंटरनल ऑर्गन को टफ कर देंगे। एरल बिना कुछ सोचे उस पोशन को पी जाता है। खैर यहाँ पर प्रेजेंट में एरल अपने डैड को बताता है कि वो कोई पॉइजन नहीं था, लेकिन उसके पीने के बाद एरल को कुछ रिकवर हुआ ऐसा महसूस हुआ, लेकिन वो गॉडेस ने दिया हुआ डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं था। तो आखिर क्या था ये एरल को भी नहीं पता था, लेकिन एरल के डैड समझ जाते हैं कि वो क्या था। वो एरल को बताते हैं कि एरल ने जो पिया होगा वो कोई और नहीं बल्कि माना पोशन होंगे, और एरल को जो रिस्टोर हुआ महसूस हुआ है वो कुछ और नहीं बल्कि माना होगा। मतलब कि अब वो एरल को मैजिक सिखा सकते हैं। एरल देखता है कि उसके डैड ये जानने के बाद बहुत ही खुश हो गए हैं। एरल के डैड उसे बताते हैं कि एक्चुअली उसकी मॉम ही
एरल को हमेशा ट्रेन करती थी, इससे वो थोड़े से जलते थे। तो अभी उनको भी उसको ट्रेन करने का मौका मिला है, इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश है। एरल के डैड उसे पूछते हैं कि क्या माना सेंसेशन उसे अभी भी हो रहा है। एरल फोकस करने लगता है और बताते हैं कि हाँ, ये बहुत ही हल्का है लेकिन उसे महसूस हो रहा है। एरल के डैड उसे कहते हैं कि वो उस माना को अपने हाथ में रिलीज करने का ट्राई करे। एरल कोशिश करता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में माना आ जाता है। एरल के डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एरल बहुत ही ज्यादा थक जाता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि एरल के अंदर अभी बहुत ही कम माना है, उसको बहुत ही ज्यादा माना की जरूरत होगी। एरल पूछता है कि वो अपने माना को इंक्रीज कैसे कर सकता है। उसके डैड बताते हैं कि सेम वैसे ही जैसे उसने अपनी शॉट की प्रैक्टिस करके अपने मसल्स को बढ़ाया, वैसे ही माना को इम्प्रूव करने के लिए उसे उसकी ट्रेनिंग करनी होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि एरल एक शॉप में आता है, यहाँ से वो जितने भी माना पोशन होते हैं उन सबको परचेस कर लेता है। इसके बाद कई दिन तक एरल अपनी माना की ट्रेनिंग करता रहता है। फिर हमें सीधा ही 6 महीने बाद दिखाया जाता है। एरल के पास अभी स्पेल कास्टर लेवल का माना आ गया होता है। एरल पूछते हैं कि क्या अब वो मैजिक स्पेल को कास्ट कर सकता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि नहीं। वो एरल को एक पेपर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मैजिक स्क्रिप्ट है। मैजिक का यूज करने के लिए एरल को इस मैजिक स्क्रिप्ट पे लिखे हुए स्पेल्स को याद रखना होगा। राइट स्किल के साथ एरल स्पेल को कास्ट कर सकता है। एक बार स्किल सीख गया तो वो फिर अपने माइंड से ही उसको कास्ट कर सकता है। और अभी एरल के पास कोई भी स्किल नहीं है, मतलब उसे शुरू से ही मैजिक रिलेटेड वाली शील्ड को रिक्रिएट करना होगा। एरल कहता है कि डैड ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी लग रहा है। हालांकि उसके डैड बताते हैं कि एरल के लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। एरल को सिटी ऑफ मैजिक के मैजिक एकेडमी में जाना होगा, वहाँ पर एरल मैजिक के बेसिक को सीखेगा। एरल पूछता है कि डैड ये तो वही एकेडमी है ना जहाँ पर आप थे। उसके डैड हाँ कहते हैं। वैसे एकेडमी में एंट्री के लिए भी एरल को इनफ ट्रेन होना होगा, तभी वो एंट्री कर सकता है। आगे हमें इन सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राइनर भाई अभी कुकिंग में अच्छी हो गई होती है। आज का खाना उसने बनाया होता है और उसकी सब तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, वीडियो को लाइक करना और कोई भी एक कमेंट कर देना। 300 कमेंट का टारगेट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान गाइस।